देखिए, हमने जीएसटी स्टार्ट किया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है सर, मैंने आपको बोला था कोई भी लॉ कानून कुछ भी आपने बनाना है, उसके विषय में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ अनिवार्य है, और यदि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा, और उसके बाद हम जो है इसको यहां पर चला सकते हैं। जी सर, किसी भी लॉ की मदर या फादर कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मैंने आपको बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 में शेड्यूल 7 था, उसमें 3 लिस्ट थी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें कोई कानून अगर एंट्री में अवेलेबल है तो कानून बना सकती है। ऐसी स्टेट लिस्ट में अगर कोई मैटर अवेलेबल है तो कौन बना सकता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट में दोनों में से कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर किसी बात पर डिस्प्यूट आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। जी सर, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई एक्साइज क्या था? मैन्युफैक्चरिंग, मूवेबल एंड मार्केटेबल, मेंशन इन सीटा, देन एक्साइजेबल। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब चेंज इन नेम, चेंज इन गुड्स, चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक। मैंने आपको बोला था कि इंटरेस्टेड सेल्स कहाँ बेटा? मेंशन इन सीटा का मतलब है सेंट्रल एक्साइज एंड टैरिफ एक्ट है, उसको हम सीटा शॉर्ट में बोलते हैं। उस एक्ट में, उस एक्ट में आपके रेट्स अवेलेबल हैं कि आपके प्रोडक्ट पर कौन सा क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि भाई मेंशन इन सीटा का मतलब सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट एक ऐसा किताब कह सकते हैं जिसमें हर प्रोडक्ट के रेट लिखे हुए हैं। तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें अपना प्रोडक्ट जो हमने बनाया है उसे उसमें जाके देखना है कि कहां पर लिखा हुआ है, और उसके सामने जो रेट लिखा हुआ था वही हमारे ऊपर लगेगा। एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट का मतलब ये था कि उसमें रेट्स मेंशन थे। जी सर। अच्छा, फिर मैंने आपको बोला था इंटरेस्टेड सेल, मतलब सेल टैक्स लगाने का राइट सब किसके पास था? स्टेट गवर्नमेंट के पास, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास था। लेकिन ये जब इंटरेस्ट रेट का मामला आया तो मैंने आपको बोला डिस्प्यूट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई, लेकिन लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। कौन सी एंट्री डाली बताओ? 92A। ठीक है, याद आ रहा है? गुड। 92A से हम क्या हुआ, किस में घुस गए? सीएसटी में, और इंटरेस्ट रेट पे सीएसटी लगना शुरू हो गया। फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई साहब एक बार डब्ल्यूटीओ ने मीटिंग बुलाई और सबने बोल दिया कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप, इतना इतना जबरदस्त जो है, इतना जबरदस्त आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हो, ये सही नहीं है। तो हमारे मनमोहन सिंह साहब प्रॉमिस कराए कि 1 अप्रैल 2010 तक हम कस्टम हटा देंगे, लेकिन उसके साथ कोई तो चाहिए। तो कौन सा एक्ट लाना था? सर्विस टैक्स। उसके लिए कौन सी एंट्री इंसर्ट की गई? लेकिन आज तक सर्विस टैक्स एक्ट नहीं बना, तो टैक्स कौन सी एंट्री की वजह से वसूल हुआ? 97 एंट्री की वजह से हुआ। ठीक है सर। इसके बाद हमने क्या किया बेटा? मैंने आपको बोला था कि सर्विस एक्ट, फाइनेंस एक्ट 1994 का पार्ट था, और वहीं से चला आया। शुरू में 5% लगा, 3 सर्विसेज पे लगा, वो याद रखेंगे, हमें जरूरत नहीं। फिर मैंने ये आपको फर्स्ट एरा और सेकंड एरा और थर्ड एरा टैक्स बताया कि फर्स्ट में क्या होता था? एक्साइज, फिर उसको बेट, फिर एक्साइज, फिर बेट, इस तरीके से महंगा होता जाता था। सेकंड एरा में क्या हुआ? एक्साइज का क्रेडिट एक्साइज में मिला और वेट का क्रेडिट वेट में मिला। लेकिन थर्ड एरा में तो कमाल ही हो गया, उनने मल्टीपल जो टैक्स लग रहा था कि एक्साइज के ऊपर हम वेट लगाएंगे, वो नहीं लगाया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? एकदम समझ आई यहां तक बात? बहुत बढ़िया। फिर हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स थे उनको क्या नाम दिया गया? CGST। और स्टेट गवर्नमेंट के SGST। और ऑन द अदर हैंड UTGST। और इंटर स्टेट पर क्या लगा? IGST। IGST फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं? जी सर। फिर मैंने आपको बताया था कि इंटर स्टेट में क्या होता है, जब भी हम बिल काटते हैं तो एक CGST लगाते हैं, SGST लगाते हैं। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा देते हैं जो व्यापारी होता है, और SGST स्टेट जहां पे हमने माल बेचा उस स्टेट के गवर्नमेंट को दे देते हैं। और इंटर स्टेट में सारे का सारा पैसा कहां जाता है? सेंट्रल का। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देखती है कि कंज्यूमिंग स्टेट कौन सा है, और उस स्टेट को वो क्या दे देती है? इसका पैसे वहां ट्रांसफर कर देती है। आधे आधे दोनों में बढ़ जाता है। 2006 में पी चिदम्बरम जी ने कहा कि भाई हम 1 अप्रैल 2010 को लेके आएंगे जीएसटी, पर नहीं लेके आए। 1 जुलाई 2017 से आया। मनमोहन, ये सब चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले मतलब आपसे ये नहीं है कि डेट पूछी जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले किस विधानसभा ने पास किया? आसाम में। ये हमें लिखना होगा।
ठीक है, एमसीक्यू में ये आ सकता है। और हमने देखा कि भाई साहब 122 में रखा गया लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा से क्या निकला 101। और 101 का रीजन मैंने आपको दिया कि प्रायोरिटी पहले दी गई और इसको पहले निकाला गया। जी सर। और जीएसटी में मेजोरिटी यानी 75% लोगों के वोटिंग पावर आ जाए, वोट आ जाए तो कोई भी पास हो जाता है, जिसमें टोटल 33 मेंबर है। 33 में 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 31, 28 स्टेट और 3 यूटी जीएसटी। लेकिन यूटीजीएसटी कौन सी? जिनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। सारा रिकैप हो गया, सब कुछ क्लियर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, कोई भी डाउट है। ऑनलाइन वालों, आपने मेरी वीडियो देख ली थी बेटा? ऑनलाइन वालों, मैं आपसे पूछा हूं बच्चों। हाँ, तो अभी तक कोई डाउट है आपको? चलिए अब आगे बढ़ाते हैं बच्चे। देखिए, मैं जो लिखूंगा वो सब आपने भी लिखना है, क्योंकि ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है लिखना। टैक्सेस दो प्रकार के होंगे आपके, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स तीन प्रकार के हैं थे, मतलब एक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में वैट, एक्साइज, कस्टम्स, बहुत सारे, जीएसटी वगैरह सब इसी में। जीएसटी को सबसे पहले लिखते थे। सर हमने तो कभी नहीं सुना वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स, ये आप कहां से ले आए? मेरे बच्चों, देखिए क्या होता था और सरकार को क्या करना पड़ता है। देखिए, आप अगर ये सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, गलतफहमी निकाल देना। सरकार बहुत जीनियस है, सरकार को मालूम है कैसे करना है। होता क्या था, जैसे मान लो अभी तो 12 लाख तक एग्जेम्प्ट किया, लेकिन ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 27 उसमें जाके लगेगा 26-27 में, अभी नहीं। आपका 25-26 असेसमेंट ईयर चलेगा। तो होता क्या था, जैसे मान लो मैं सैलरीड पर्सन हूं और मेरी सैलरी मान लो 50 लाख रुपए है। अब बहुत सारा टैक्स लग गया कि नहीं लग गया बताओ? अब मैं सैलरीड पर्सन हूं तो मेरे बेटे की फीस, मेरा खाना पीना, सब कुछ उसी से चलेगा कि नहीं चलेगा? इसका मतलब मैं सारे पैसे कौन से खर्च कर रहा हूं? जिस पर टैक्स दे चुका हूं। उस जमाने में गिफ्ट टैक्स नहीं था, एक्ट नहीं था, तो क्या करते थे लोग? मेरे जैसे सैलरीड पर्सन को, जो रिच लोग होते थे, वो ढूंढते थे। और ढूंढ के मान लो मेरी 50 लाख की सैलरी में फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए मेरा टैक्स चला गया, तो मेरे को 40 लाख यूज करने को मिलेंगे ना। अब मेरे को जिसने ढूंढा उसने मुझसे कहा, संजीव जी आप 25 लाख रुपए का मुझे चेक काट दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए। मैंने अच्छा कर दूंगा जी, मेरा क्या फायदा? बोले 25 का आप चेक काटिए, हम आपको 27 लाख रुपए 28 लाख रुपए देंगे। अब बताओ, मुझे 2 लाख रुपए फालतू मिल रहे हैं और मुझे खर्च करना ही है। बोलो खर्च करना है कि नहीं करना? तो मैं क्या करूं, दूं या नहीं दूं? तो मेरे जैसे ऐसे कई सारे कलाकार दे देते थे, बोले दे दो यार। अब मेरे पास कैश में आ गया, अब मैं कैश में से खर्च कर रहा हूँ। और जिसको गिफ्ट मिला, गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं था, तो केवल 2 लाख में उसने 25 लाख बाइट करा लिया। वैसे उसका हो सकता है 4-5 लाख रुपए टैक्स लगता, तो उसकी भी जज है और हमारी भी जज है। सरकार को ये पता चला, सरकार बोली वाह भाई वाह, कमाल हो रहा है, तो गिफ्ट टैक्स एक्ट लेके आई। अब कोई एक्ट लेके आओगे तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी सेटअप करना पड़ेगा, सब कुछ किया, लेकिन रिजल्ट वहीं के वहीं। नालायक पिटाई होगी तेरी पिटाई, लेट हो गया। है जगह बैठने को? बैठ जा, बैठ जा, बैठ। सो इस तरीके से सरकार ने गिफ्ट टैक्स एक्ट लेके आई। और जब गिफ्ट टैक्स एक्ट लेके आई और पता चला उसका कोई एडवांटेज नहीं है, तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया, गिफ्ट टैक्स को हटाया, हटाओ से। और इस पूरे इतने बड़े एक्ट को उठा के इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन बना दिया, सेक्शन 56। 50,000 तक कोई गिफ्ट नहीं, जिन्हें पता हो। तो वो उस सेक्शन में ले जाके खत्म कर दिया, पूरा एक्ट खत्म कर दिया। फिर बात आती है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स क्या था सर? 6 प्रकार की असेट पे वेल्थ टैक्स लगता था, जैसे घर है ना, ज्वेलरी, कैश 50,000 से ऊपर, ऐसे 6 प्रकार की असेट होती थी।
तो उस समय जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के भी सेमिनार देता था तो मैं वेल्थ टैक्स का एक्सपर्ट था उस समय। तो वेल्थ टैक्स के ऊपर मेरी प्रैक्टिस भी बड़ी अच्छी चलती थी इसकी। तो वेल्थ टैक्स में क्या हुआ कि मैं, लोग मुझे बुलाते थे सीए लोगों को भी, संजीव जी कुछ करो, तो मैं ये बोलता था कि आपके सारे क्लाइंट रिटर्न फाइल कर रहे हैं और सबकी वेल्थ मिनिमम 30 लाख से ऊपर होगी। एक बताओ, एक घर दिल्ली के अंदर है, 30 लाख से ऊपर नहीं होगा क्या? तो मैंने कहा सबकी रिटर्न भरवाओ और एक आपकी फाइल और तैयार हो गई, थोड़ी सी फीस और कमा लोगे आप। तो सरकार ने बनाया था कि 30 लाख से ऊपर अगर आपकी टोटल वेल्थ है 30 लाख से ऊपर, तो आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा। मोदी जी आए साहब, मोदी जी ने देखा भाई साहब, एक कहावत है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का। तो मोदी जी ने देखा कि यार आता तो कुछ है नहीं इससे, वेल टैक्स से, और एम्प्लॉई, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारा इतना जा रहा है। तो भाई साहब 2014 में मोदी जी ने बहुत सारे कानून खत्म किए, वेल टैक्स बढ़ा दिया, बोला हटाओ से। इसका मतलब आज आप 100 करोड़ की भी एसेट है तो तुम्हें वेल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाला टैक्स जिसके मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ बहुत दिनों से, मैं कहता था ये खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, पर सरकार पे मेरी बात दूसरे तरीके से पहुंची। सरकार ने कल तो दिया 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। आपको पता है 83% लोग रिटर्न ही फाइल नहीं करेंगे अब। सरकार को कितना बड़ा लॉस हुआ है रेवेन्यू का। तो सरकार मेरी बात को बजाय डायरेक्ट मानने के, भाई अगर इनकम टैक्स हटा देंगे तो बताओ अंबानी अडानी भी बच गए कि नहीं बच गए, और जो बड़े सैलरीड लोग हैं वो भी बच गए। तो सरकार ने वो बात नहीं मानी, बोले केवल हम किनको बचाएंगे, मिडिल क्लास तक। 12 लाख तक कितने लोगों की सैलरी होती है मिडिल क्लास में? भाई बहुत ज्यादा लोगों की थोड़ी होती है, 12 लाख से ऊपर अपर क्लास में चले जाते हैं लोग। तो सरकार ने ये कर दिया आपका वेल्थ टैक्स, मतलब इनकम टैक्स इज ओनली द डायरेक्ट टैक्स जो हमें केवल पढ़ना है। केवल इनकम टैक्स अकेला डायरेक्ट टैक्स बचा है, बाकी कोई डायरेक्ट टैक्स अब आपका नहीं बचा। जीएसटी वेट वगैरह ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। अब बात ये आती है कि सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है, तो लिखिए मेरे साथ। डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी shifted. Direct tax cannot be shifted. ठीक है साहब, मेरा डायरेक्ट टैक्स मैं ही दूंगा। डायरेक्ट टैक्स क्या शिफ्ट होगा? सर इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट होता है, यस। देखो कैसे होता है। मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, सरकार को टैक्स दे दिया, फिर मैंने होलसेलर को बेचा, होलसेलर रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा, तो अल्टीमेट टैक्स कौन बियर करेगा? कंज्यूमर। तो जेब से तो उसकी जा रहा है, और जमा कौन करा रहे हैं? जितने लोग बीच में आए हैं वो लोग टैक्स जमा कराते जाएंगे, नहीं कराते जाएंगे। तो इनडायरेक्ट कैन बी शिफ्टेड, डायरेक्ट टैक्स कैन नेवर बी शिफ्टेड। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? दूसरा लिखो, प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रोग्रेसिव इन नेचर। सर प्रोग्रेसिव कैसे आप बताओ? हमारा स्लैब है ना, जैसे अभी हम प्रेजेंट स्लैब की बात करें, 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 से 7 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 और 12 से 15 और 15 से ऊपर सीधा 30। तो ये क्या है? जैसे जैसे आप अमीर होते जा रहे हो, टैक्स आपका प्रोग्रेसिव नेचर में जा रहा है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे आप टैक्स दोगे। इसे जी, वो स्लैब है बेटा, वो पूरा। नहीं 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 नहीं, ये 12 से 15 कितने में आ रहा है? 20% में आ रहा है ना, तो 20% और 30%, दो ही बचे बस, 20 और 30। चलिए साहब अब लिखें यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स में, IDT कैन बी शिफ्टेड, ये मैं बता चुका हूं। रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर। सर ये रिग्रेसिव कैसे है? अच्छा अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, मुकेश भैया की लाइफ पे चलते हैं। सुबह मुकेश भैया उठते होंगे तो क्या करते होंगे सबसे पहले? फ्रेश फ्रेश हुए। पानी पिया, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट करते होंगे। ब्रेकफास्ट की टेबल की हम बात करें तो जूस, क्या हमारी तरह वो आलू का पराठा खाते होंगे सुबह? ऑमलेट खाते होंगे?
ये बड़े लोग भैया बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, इनके भाई साहब अगर छींक भी आ गई ना, छींक, तो सीटी स्कैन एमआरआई करा लेते हैं, पूछते हैं रीजन क्या था छींक का, और फिर पता चला वो मिर्ची वाले बाजार से निकल के जा रहे थे तो मिर्ची की वो लग गई इसलिए छींक आ गई। जानते कोई भी बीमारी कहां बिल्कुल नहीं टिकती बताइए? अमीर क्लास में नहीं टिकेगी क्योंकि वो आने से पहले सही करा देगा, और गरीब क्लास पे क्यों नहीं टिकेगी? पर वही नहीं करता। ले अंधे यार, पता है ना आपको गरीब कैसे घूमते रहते हैं, बीमार है, खांस रहा है, बुखार आ रहा है, चोट लगी हुई है, घूमता रहता है। मरना मेरे और आप जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है कि बुखार आएगा पहले तो 3 दिन सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, फिर ठीक नहीं होगा फिर जाएंगे केमिस्ट के पास, बोले भैया यार 3 दिन से बुखार आ रहा है, तो बताओ ना दवाई। फिर वो अपनी आधी दवाई चलाएगा, फिर पता चला फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर गए डॉक्टर के पास डरते डरते। अब डॉक्टर ने कहा भाई तेरे को टाइफाइड हो सकता है, और टाइफाइड का टेस्ट करने के लिए बोलेगा, टाइफाइड निकलेगा नहीं क्योंकि मेडिसिन पहले ही चल चुकी है। तो ये हम मिडिल क्लास वालों के साथ थोड़ी दिक्कत है। खैर, अब ये बताइए, एक रिक्शा वाला मजदूर और एक मुकेश अंबानी, या आप और मेरे जैसे लोग भी ले सकते हैं। हाँ भाई, कितनी रोटी खाता है चिराग दिन में? 4। सनप्रीत? 4। ओमिशा? 2। पेट है, लड़कियों की 2 और आदमियों की 4। ये होता ही है, लेकिन मेरी एज पे आओगे तो अपने आप 2 2 2 2 होके रह जाएंगी फिर आपकी। तो अब द थिंग इज कि आज अगर हम देखें किसी रिक्शे वाले को और आप मजदूर को देखना खाना खाते हुए, भाई साहब कितनी रोटियां लेके बैठता होगा, और रोटी का साइज देखते हो कितना मोटा होता है ना? एक तरफ रिक्शे वाले ने दिन भर में टोटल 30 रोटियां खाई, और एक तरफ मुकेश भैया ने टोटल 3 रोटियां खाई, आशीर्वाद आटा, पैक्ड फॉर्म, टैक्स। आप समझिए मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं, जरा बताना किसने ज्यादा टैक्स दिया, मुकेश भैया ने या कहा भाई 3 रोटी वाला क्यों देगा? 30 रोटी किसने खाई? मजदूर ने, वो टैक्स ज्यादा देगा। अब बताइए यहां अंडी हार्डशिप है कि नहीं? इसलिए इसे बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर, कि अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है। तो सर क्या यहां पर भी कुछ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सरकार ने बनाया बीपीएल के, बिलो पॉवर्टी लाइन जो होंगे उन्हें हम राशन सस्ता देंगे, फ्री में देंगे। भाई साहब 80 करोड़ जनता को राशन दिया जा रहा है 5 किलो फ्री, और आप हैरान रह जाएंगे लोगों की कलाकारी। मेरे जैसे लोग भी, मैंने नहीं किया, बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं यार। मेरे बेटे की क्लास में एक बच्ची थी, उसके फादर के पास उस जमाने में फॉर्च्यूनर थी, और उसने एडमिशन मालूम किसमें कराया रखा था? EWS। क्या ये सही है यार? क्या हमारी अंतरात्मा को नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीबों का हक खा रहे हैं? लाइफ में एक मेरी बात याद रखना, इफ यू आर कैपेबल, गरीबों का हक नहीं खाना है। जानते हैं ये गलत है। EWS में उसको नहीं पढ़ाना चाहिए था, उसकी वजह से एक गरीब बच्चा रह गया कि नहीं रह गया बताइए? गलत है। तो यहां पर ये रिग्रेसिव नेचर है, गरीब अमीर में कोई भेदभाव नहीं। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, सोनू लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, जीएसटी कितने लोग देते होंगे बेटा? जीएसटी बात कर, सभी देते ना। मैंने कहा एक माचिस भी आप घर में खरीद के लेके आओगे तो उस पर भी क्या लगी? जीएसटी। तो यहां पे लिख लीजिए इक्वल फॉर ऑल, इक्वल फॉर ऑल। तीसरा पॉइंट लिखें, बॉन्ड बाई अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है साहब, अब मेरी बात को ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना बेटा। ए ने माल दिया बी को, बी ने दिया सी को, और सी ने बेचा डी को, और डी कौन है? जरा बताओ, ए ने जब माल बी को बेचा होगा तो जीएसटी लगी होगी, बी ने सी को बेचा होगा तो सी से जीएसटी ली होगी या नहीं ली होगी? बोलो हाँ है ना? और बताओ इसमें क्या किया होगा उसने? मैं बी हूं, मैंने सी को बेचा, उससे टैक्स आया, अब मैंने क्या किया होगा इसमें? ए को जो मैं दे के आया हूं माइनस किया होगा, उसका नाम क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट।
इज दैट क्लियर? कि मैं जब बेचूंगा तो जो मुझे टैक्स आएगा डेट इज आउटपुट टैक्स, और जो मैं खरीद के लाया उस पर कोई टैक्स लेके आया वो इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स का मुझे क्रेडिट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 रुपए थे या 15 रुपए, तो भी क्या करेगा, 15 लेगा, 10 अपने काटेगा, 5 सरकार को दे देगा। तो सरकार के पास 15 ही पहुंचे क्योंकि 10 मैंने दिए और 5 फिर मैंने बी सी में से जो बचे वो भी दे दिए। 15 रुपए मिल गए कि नहीं मिल गए बताओ, बोलो हाँ है ना। ऐसे ही सी डी को बेचेगा, और मान लो यहाँ 20 रुपए टैक्स है, तो सी के पास 20 आए, लेकिन सी की जेब से कितने गए, 15, उसने 15 अपने काटे और 5 सरकार को दे दिए। अब बताइए टोटल 20 रुपए कौन कौन बर्दाश्त करेगा बताइए। तो टोटल 20 रुपए बॉन्ड बाई अल्टीमेट कंज्यूमर। बोलो क्लियर है कि नहीं, एकदम समझ आया? ऑनलाइन वालों बच्चों समझ आ रहा है आपको? प्लीज रिप्लाई तुरंत दिया कीजिए। चलिए बेटा शाबाश। चलिए इसके बाद अब बात आती है कि सर पहले कौन कौन से थे बिफोर जीएसटी, क्या क्या था, बिफोर जीएसटी क्या था ये भी लिखे आप। बिफोर जीएसटी कौन कौन से टैक्स थे बेटा? एक्साइज ड्यूटी, और बताओ सर्विस टैक्स। अब बताओ आज की डेट में इसका नाम क्या हो गया? सीजीएसटी, बहुत बढ़िया। फिर बताओ और क्या था? स्टेट की बात करें तो क्या क्या था बेटा? वेट, एक्साइज, सॉरी वेट के बताओ क्या लिखूं, सेल टैक्स लिख सकता हूं, ठीक है। और क्या था? एंटरटेनमेंट टैक्स, इनका नाम बताओ क्या हो गया? और बेटा इंटर स्टेट सेल के लिए क्या लगाएंगे हम? आईजीएसटी। बोलो एकदम क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज पूछे मेरे से। क्लियर? ठीक है सर। अब देखिए बात ये आती है कि सर ये तो आपने नॉर्मल बता दिया कि जीएसटी कैसे लगेगा, ठीक है इंटरेस्ट रेट होगी तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी काट देंगे, इंटरेस्ट रेट होगी तो आईजीएसटी काट देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन सर अगर ये स्थिति है, ये क्या है पहले समझे। दिस इज इंडिया, और आपको पता है पूरे वर्ल्ड में 3/4 क्या है बेटा? 1/4 लैंड। तो जरा बताओ ये हमारा समुंदर आ गया, तो हमें भी तो कुछ पानी मिला होगा यार, कुछ पानी पे तो हमारा भी हक होगा कि नहीं होगा? भाई वर्ल्ड में इतना पानी तो कुछ तो हमारे भी इससे आया होगा। हमें आया 12 नॉटिकल माइल्स, यानी जहां जमीन खत्म हो रही है उससे 12 नॉटिकल माइल्स। यहां से यहां तक का कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यहां से जब बाहर जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ ही कानून बनाने का अधिकार है, सारा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। सर क्या कानून बना सकती है? जैसे अभी बताओ, अगर कोई, जैसे आपने देखा होगा, कभी कश्मीर गया आप में से कोई? नहीं गया। कश्मीर में शिकारा चलते हुए देखा है आपने, रील वील में देखा होगा। और उनके पास कोई बेचने वाला भी आ जाता है, टूरिस्ट के पास, वो बेचने की बात कर रहा होता है ना। हाँ वो बेचते हैं ना। तो जरा बताओ यहाँ पर सप्लाई नहीं हो रही, सेल नहीं हो रही क्या? बोलो हाँ है ना। अब इस सप्लाई पे जीएसटी कैसे लगे, सवाल ये। दिमाग लगाओ कैसे लगना चाहिए है? हाँ तो कौन कैसे लगाए, कौन सी स्टेट? क्योंकि यहां से यहां तक तो बहुत सारी स्टेट आ जाएंगी। नियरेस्ट स्टेट, इसका मतलब जहां भी सेल हो रही है जो स्टेट इसके नियर है। कौन है बेटा? इतना लेट हो गया, चल ले ले बराबर से लिया, दूसरे वाले रूम से। नियरेस्ट स्टेट, तो जो नियरेस्ट स्टेट है वो इस पर अपना हक जताएगी। आधा तो सेंट्रल को मिलना ही मिलना है, आधा कौन सी स्टेट को मिलेगा? जो नियरेस्ट स्टेट होगी। इसका मतलब ये जो व्यापारी यहां पर डील कर रहा है इस पानी में, उसको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो उसके नियरेस्ट है, तभी जाके वो बेच पाएगा, अदरवाइज वो नहीं बेच पाएगा। बोलो बात क्लियर है? अब जानते हैं, आपको एक ऐसी चीज पढ़ाने जा रहा हूं जो सीए फाइनल में आपके यहाँ जरूर आएगी, और बड़ा अजीबो गरीब लॉ है हमारे देश का।
आप बताइए ये जो है ये क्या है यहाँ पर, क्या कुछ जैसे हम हर की पौड़ी पे जाते हैं हरिद्वार, तो वहां पे वो सांकल सी नहीं लगी हुई कि इससे आगे मत जाना, है ना? तो क्या समुंदर में ऐसी सांकल लगा दे? पॉसिबल है? समुंदर की तो लहर है। आपने देखा वो समुंदर के किनारे बैठते हैं और लहर आती है तो अपने साथ ले जाती है, और हर बार में कांड भी हो जाता है उस समय। तो यहाँ पर क्या है, ये लहरें हैं बेटा, और एक अंदाजा है कि यार ये एरिया हमारा है, यहाँ तक का ये एरिया हमारा है। अब मान लीजिए कोई शिप आ रहा है, ऐसे चला यूं, और एक लहर आई, बताओ इसमें शिप की क्या गलती है? हाँ भाई क्रिस, शिप की गलती बता दे यार, क्या लहर आई उधर ले गई, वो बेचारा मोड़ मार के फिर वापस बाहर आ गया, यही तो कर सकता है वो, गया जल्दी बाहर निकलो इंडिया से, यही तो हो सकता है। इसको बोलते हैं इनोसेंट पासेस। क्या बोलते हैं? इनोसेंट पास। इनोसेंट ही तो था बेचारा, अब बदकिस्मती ऐसी हुई कि ये यहीं डूब गया। अब हमारी सरकार की इसके साथ कोई सिंपैथी नहीं है। इसकी कंपनी से कहेंगे भाई तेरा शिप इंडियन टेरिटोरियल वाटर में डूबा है तो ये इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया अब तेरा, अब तो एक काम कर, इस पर अब जो शिप की कीमत है उस पर हमें क्या दे? कस्टम ड्यूटी दे। अजीब सा कानून नहीं है यार? जी। बच्चे वो फिल्मों में दिखाते हैं। फिल्मों में भाई, अगर एक बात हो, फिल्मों में अगर वो जरा जरा सी झंडी नहीं दिखाएंगे तो लोग कैसे पहचानेंगे? तो फिल्म में तो इंप्रेशन देना पड़ेगा। ये झंडी का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं है। नहीं, अंदाजा होता है इनकी, कोस्ट गार्ड्स होते हैं यार। आप याद करो, एक बार 31 दिसंबर को हमारे गुजरात में एक पाकिस्तान की वो आ गई थी बोट, जिसपे कराची लिखा हुआ था। हमारे कोस्ट गार्ड ने कोई अरेस्ट वरेस्ट नहीं था, चल जा। भाई आज की डेट में क्यों पाकिस्तान हमारे ऊपर नहीं देख पाता है? उसे मालूम है हम 4 को मार के जाएंगे, ये हमारे घर में घुस के 40 को मार जाएगा, 400 को मार जाएगा। हमारा सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, दोनों में देखो कितनी बुरी तरीके से पीट गए इनको, है ना? ये वो वाला भारत नहीं है कि भाई साहब पाकिस्तान बम फोड़ गया, हमारे मनमोहन सिंह जाके यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं साहब पाकिस्तान ने हमारे बम फोड़ दिया। मोदी बोलता है भाई देख ऐसा है, तू बच्चा है हमारे सामने, लिमिट में रहे। और देखिए मोदी की स्ट्रेटेजी देखिए, आपको पता है पाकिस्तान आज की डेट में बिल्कुल भिखारी बना दिया उसने, कटोरा हाथ में दे दिया उसके, कोई उसे भीख भी नहीं दे रहा। ये होती है स्ट्रेटेजी, इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। चुपचाप बैठा हुआ है। अब देखिए हमारी शर्तों पे भाई साहब सिर्फ इंडिया के मैच दुबई में होंगे, और देखिए कितना बदकिस्मती पाकिस्तान की, ना फाइनल में है ना फाइनल हो रहा। देख रहे हैं हम, भीम बन रहे हैं इनके ऊपर, ना बेचारा फाइनल में है, पैसे सारे उसके हैं। वो बताओ दुबई में मैच होगा, कल ले क्या करेगा? है? चलिए, ये बेटा स्ट्रेटेजी होती है, इसी को बोलते हैं डिप्लोमेसी। खैर, तो आपने देखा यहां पर जो भी व्यक्ति सप्लाई करेगा उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना होगा, और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को? जो नियरेस्ट आएगी। बात क्लियर? चलिए, अब देखिए एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। सर एक बात बताओ, कोई पुराना कानून बचा है? हाँ बचा है। कौन सा? कस्टम्स एक्ट। सर इसका तो वादा कर दिया था हमने, 1 अप्रैल 2010 तक हटा देंगे। भाई साहब वादे तो बहुत सारे होते हैं, और एक गाना भी था, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। तो वादा तोड़ने के लिए करते हैं। तो ये भाई साहब ये आज तक इन्होंने लगाए, इनका बस एक सेक्शन है जो आएगा जीएसटी में बताऊंगा, बाकी पूरे का पूरा कस्टम एक्ट अभी भी एज इट इज चल रहा है, कोई चेंज नहीं। सर एक्साइज, एक्साइज है सिर्फ जरा सी बची है, बाकी सारी खत्म होगी। कहां पर? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती अल्कोहल पे। और क्या बचा हुआ है? स्टेट एक्साइज और स्टेट वैट। पेट्रोल पे स्टेट वैट लगा रही है, पेट्रोल पे सेंट्रल एक्साइज लगा रही है, और दारू पे स्टेट एक्साइज और स्टेडी वैट। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? एकदम कोई डाउट यहां तक? सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों बेटा यहां तक क्लियर है? जरा बताओ जल्दी से। ओके 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 ओके।
अब देखिए होता क्या है, जब हम फॉरेन से इंडिया आते हैं, अभी मैं पहले एयरपोर्ट की बात कर लेता हूँ। एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट पे बेटे आपको पता है 2 चैनल होते हैं। किसी को पता है ये बात? नहीं पता? कौन से कौन से? ग्रीन और रेड चैनल। ग्रीन और रेड चैनल क्या होते हैं ये? किसी को आइडिया हो? कोई कह रहा है मेरे को पता है, किसको पता है? गर्वित, हर्षित, जिसने बोला बताओ जितना भी आता है। ग्रीन चैनल और रेड चैनल क्या होते हैं? अब तुम कुछ कहना चाह रहे हो? आप सुन लीजिए। आप फॉरेन से इंडिया आते हैं, तो सबसे पहले तो ये होता है कि क्या हमारी सरकार कुछ हमें लाने की परमिशन देती है विदेश से? तो मान लो 50,000 तक की लिमिट है कि आप 50,000 तक का सामान ला सकते हो, और उस पर हम कोई ड्यूटी नहीं लेंगे। तो जानते हैं, आज से 25-30 साल पहले की बात करूं, तो कोई भी विदेश जाता था, वो अपनी ये बात लोगों को कैसे बताता था कि मैं विदेश घूम के आया हूं? तब ना तो फेसबुक थी, ना इंस्टा था। कैसे बताता होगा बताओ? आप विदेश जाएंगे, वहां पे टॉफियों की फैक्ट्री होती है, और टॉफी चॉकलेट वहां की अच्छी मानी जाती है, तो वो लेके आते थे, और फिर घर घर थोड़ी थोड़ी टॉफियां भिजवाते थे। तो लोग पूछते थे भाई किस बात की? बोले सिंगापुर गया था, मलेशिया गया था, वहां की टॉफी। आज की डेट में वो पैसे भी खर्च नहीं करते, सिर्फ कहाँ डालते हैं? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर। और आजकल एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, फेसबुक में क्या ऐसा हो गया, एकदम लाइक कमेंट खत्म होते जा रहे हैं। ये मैं फील कर रहा हूँ, आप भी फील कर रहे हो? या फेसबुक पे आप हो ही नहीं अब, इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गया है? अच्छा, तो वहां होते हैं लाइक कमेंट सारे। अच्छा अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, पहले मैं पोस्ट डालता था 800-800 1000-1000 लाइक, भाई साहब 500-500 कमेंट आते थे। अब तो 10 कमेंट आ गए, वही भाई से इज्जत रहेगी है। इंस्टा पे डाले हैं? इंस्टा पे एक और दिक्कत है, आप किसी को फॉलो नहीं करता तो अनफॉलो कर देगा आपको। ये बड़ी दिक्कत है? चलिए, अब वैसे ही हम विदेश से आए, तो विदेश से हम क्या करते हैं आपको बता दो। जैसे दुबई से आना है आपने, सोनू दुबई में क्या चीज सस्ती मिलती होगी? सोना? फोन? आईफोन छोड़ दे, गोल्ड। गोल्ड सस्ता है वहां थोड़ा, तो लोग वहां से गोल्ड लेके आना चाहते हैं। अब गोल्ड कैसे लाएं? पहन के। तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जब आप इंडिया से बाहर जाते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी विदेश जाओ, तो जब फॉर्म भरते हैं ना, तो वहां बताना है हम क्या पहन के जा रहे हैं, क्या पहन के जा रहे हैं, सब लिखना है उसमें। समझ रहे हो? नहीं तो लौटते वक्त ये माना जाएगा कि तुम वहां से लेके आए। इंपॉर्टेंट बात समझ आई? अब आपको मान लो 50,000 की ज्वेलरी की परमिशन है, आप ले आए 5 लाख की, अब क्या होगा? अब आपको ईमानदारी से रेड चैनल से आना चाहिए, और वहां का जो कस्टम ऑफिसर है उसे बोलना चाहिए कि सर मैं इतनी ये लाया हूं, ये मेरा बिल है, और आप प्लीज इस पर क्या कर दीजिए, जो ड्यूटी बनती है ले लीजिए, और मुझे छोड़ दीजिए, मतलब मैं पैसे देकर निकल जाता हूँ। लेकिन इंडियंस, दुनिया देखिए, इंडियंस के पास 2 चीजें एक्स्ट्रा है पूरे वर्ल्ड में। एक तो देखो, हम इंडियंस बहुत सुंदर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुंदर है कि नहीं बताओ? भगवान ने जब बनाया तो फुर्सत में हम ही को बनाया था, सबसे पहला नंबर हमारा था, और लास्ट में पहुंच गए चाइना भगवान जी, और जब चाइना पहुंचे तो थक गए थे, एक बनाया कॉपी पेस्ट चला दिया, सारे एक जैसे नहीं लगते। सो सो दिमाग और ब्यूटी दोनों हमारे इंडियन के पास ज्यादा है। अब भाई साहब हुआ क्या, वो उसे लगा कि अरे कानून की पहचान नहीं थी, पता नहीं थी, पेन पान के आगे, और एकदम जीवंत केस बता रहा हूं आपको मैं, अनुष्का शर्मा फॉरेन से आई, बहुत सारी ज्वेलरी लाद के आ गई। अब देखो, अनुष्का शर्मा पब्लिक फिगर है, जिसकी भी निगाह पड़ेगी कोशिश करेगा पहचानने की कौन है, और याद आ जाएगा, अरे यार ये तो अनुष्का शर्मा है। नहीं आएगा तो साथ वाले से पूछ लेगा, बोले भाई ये कौन है, बोले अनुष्का शर्मा। अब इतनी सारी गोल्ड के साथ थी, कस्टम ऑफिसर ने बोला मैडम बैठिए। 9 घंटे तक उसके साथ पूछताछ चली थी, और ये तब की बात है जब वो ब्राइड की वाइफ नहीं बनी थी, मतलब गर्लफ्रेंड थी उस समय। आप यकीन मानिए, विराट के फोन के बाद इसको छोड़ा गया। क्या इसकी अपनी पहचान नहीं थी? लेकिन विराट के फोन के बाद इसको छोड़ा गया, ऐसे नहीं छोड़ा गया। ऐसे विद्या बालन को एक बार पकड़ लिया, वो भी ज्वेलरी पहन के आ गई। तो होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, आप अगर कुछ लेके आते हैं, और अगर आप ग्रीन चैनल से निकले, ग्रीन चैनल क्या है? वो ये कहता है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आप पे कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिस पे ड्यूटी लगती है, और फिर आप ग्रीन से निकल रहे हैं, तो बताइए डिक्लेरेशन देने के बाद आप गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो जो भी आपका माल होता है उसे इंपाउंड कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है आपसे। और फिर क्या होता है इस माल का?
15-15 दिन बाद कस्टम डिपार्टमेंट ऑक्शन निकालता है और उस ऑक्शन में इसको बेचता है, तो 100 का माल 40 रुपए में मिल जाता है। ये होता है। और जानते हैं, आपको एक बड़ी अजीबोगरीब बात बता रहा हूं, कस्टम के चपरासी के पास अगर आप BMW मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सोच लो आप, इतना पैसा वो कमाता है और रोज सुबह ही डिसाइड हो जाता है कि भैया इन्हें क्या होता है, 100 अगर माल जब्त किया तो 20 जमा कराने होते हैं, 80 आपस में बांटते हैं। तो आज मेरा दिन है, आज सारा आएगा, मैं लेके जाऊंगा। तो कभी किसी कस्टम ऑफिसर के जाके देखना, भाई साहब विदेशी माल भरा पड़ा होगा। दिस इज ट्रू। खैर, तो आप कोशिश कीजिए इससे आने की। अगर आप पे ऐसा कोई माल है जिस पे ड्यूटी नहीं लगती, लेकिन अगर आप ऐसा माल को यहां से लेके आएंगे डेट विल बी इंपाउंड, तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी वगैरह देनी है, जीएसटी भी लगेगा। वो मैं प्रैक्टिकल जब कराऊंगा तब बताऊंगा कैसे कैसे जीएसटी लगता है। और रेड चैनल में आप खुद ही रेड चैनल से आ रहे हो, इसका मतलब आपकी इंटेंशन बोनाफाइड है, आप ड्यूटी देना चाहते हो और उसके बाद माल को रिलीज करवाना चाहते हो। बताओ, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? सर ये आप चैनल क्यों लिया? यहाँ पर हर चीज का लिंक बनेगा, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 3-4 क्लास सिर्फ आपका बेस तैयार करूंगा। तो हो सकता है जिन बच्चों ने पहले से जीएसटी पढ़ रखा हो उन्हें लगता होगा अरे यार ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। आना तो शुरू होगा 3-4 क्लास के बाद, जब टेक्निकल चीजों में जाएंगे हम। अभी भी कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है कि हाँ सर कुछ नया देख रहा है, मिल रहा है पढ़ने को, कुछ लग रहा है अलग, डिफरेंट। क्रिश, कुछ पता चल रहा है अलग है, लग रहा है? चलो चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, पुराने एक्टों में क्या होता था मेरे बच्चों, सेल ऑफ गुड्स होता था और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज होता था। यानी आप माल बेचते थे और सर्विस प्रोवाइड कराते थे। बेटा जी, ये था किसमें? ओल्ड लॉज में, जिसका न्यू लॉ में नाम चेंज हो गया। क्या नाम है? सप्लाई। अब हम ना तो सेल बोलेंगे ना रेंडरिंग ऑफ सर्विस बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लिखते रहना प्लीज, सर्विसेज। अब थोड़ा हम वापस आते हैं कस्टम्स एक्ट की तरफ। मैंने आपको बोला था कस्टम एक्ट पूरे का पूरा अभी जीवित है, लाइव है, चल रहा है। बस इसमें से एक ड्यूटी है सीबीडी, जिसका अब नाम है आईजीएसटी। सीबीडी नाउ आईजीएसटी। क्या होता है समझेंगे, प्लीज ध्यान से सुने। सीबीडी की फुल फॉर्म है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जिसका आज की डेट में नाम हो गया आईजीएसटी। मतलब इंटरस्टेट वाला टैक्स लगा दिया। आप बताओ, विदेश से इंडिया में माल आएगा तो ये इंटरस्टेट हुआ, इंटरनेशनल हो गया? तो बताओ, इंटरस्टेट पे आईजीएसटी लग रहा है तो इंटरनेशनल पे क्या लगेगा? वहां भी तो आईजीएसटी लगेगा। लॉजिक है कि नहीं? होता क्या है, ध्यान सुनना मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से। सोनू बेटा, मेरे पे ध्यान रख। हाँ, बहुत ध्यान सुनना है बेटा। सीबीडी क्या है सुने। बेसिकली इसका सही नाम है एडिशनल ड्यूटी। ये एक्साइज एक्ट से ली गई है। कहां से ली गई है? एक्साइज एक्ट से। एडिशनल ड्यूटी क्या है, ध्यान से सुनना। एडिशनल ड्यूटी, आप मुझे एक बात सोच के बताइए, ये एक पेन है, इंडिया में बन रहा है ये पेन, बताना जरा इस पे क्या क्या टैक्स लगे होंगे? जो भी टैक्स तुम्हारे दिमाग में आ रहा है बोलो बस। सर रॉ मेटेरियल जब खरीदा होगा तब टैक्स लगा होगा, बना होगा तब टैक्स लगा होगा, बिकेगा तो टैक्स लगेगा, पक्का? अच्छा, चूंकि ये इंडियन इंडस्ट्री है, इनकम टैक्स भी देती होगी और दुनिया जान के सारे टैक्स देती होगी। लेकिन अगर इसी पेन को मैं विदेश से इंपोर्ट करूं तो ये इंडियन माल नहीं है, विदेशी माल है, और इस पर सिर्फ एक ड्यूटी लग जाए, इंपोर्ट ड्यूटी, सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी। 100 रुपए का आया, 10 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लगी, अब वो बन गया 110 रुपए का। सोच के बताना, अगर केवल एक ड्यूटी लगे 10 रुपए वाली, सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी, और इस पेन की कीमत है 110, और ऑन दी अदर हैंड यही पेन इंडिया में बन रहा है, दुनिया जान के टैक्स लगेंगे,
जरा बताना कौन सा माल सस्ता होगा, जो इंडिया वाला है या जो इंपोर्ट किया है वो वाला है। ऑनलाइन वालों क्या कहते हो आप, जो विदेश से माल आया वो सस्ता होगा या जो इंडियन माल है वो सस्ता होगा? बताओ बच्चों। गौरी, महक, प्राप्ति। आइडिया दीजिए बस थोड़ा सा। हाँ, इंपोर्ट वाला। हाँ, बच्चियां कह रही हैं इंपोर्ट वाला सर। बहुत बढ़िया। इसका मतलब जरा आप ऐसे सोचो कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, तुमने यार विदेशी माल तो कर दिया सस्ता और इंडियन माल कर रखा है महंगा। जरा बताना कौन इंडियन माल खरीदेगा? और वैसे भी विदेशी माल चकाचौंध दिखाता है कि नहीं दिखाता है? आप देखिए एप्पल, एप्पल का जब मर्जी फोन लॉन्च हो, बदतमीज इवेंट बना देते हैं उसे। गजब भाई साहब। और लोग रात रात भर जाके वहां पे स्टोर के बाहर खड़े हो जाएंगे, सुबह सबसे पहले फोन मैं लूंगा। और भाई क्या है इस एप्पल में? है। है, वाकई है। मैं ये नहीं कह रहा। इसके अंदर क्वालिटी है कि एक तो ये हैंग नहीं होता, सबसे अच्छी बात इसकी है। नहीं तो जब मेरे पास एंड्रॉइड था मैं बड़ा परेशान रहता था। लेकिन एप्पल के फोन में एक तो सिक्योरिटी इसकी बहुत जबरदस्त, जो आपको फोन करके नहीं बोलते कि इतना ट्रांसफर करते, वो सब यहाँ पे फोन पे हैक नहीं कर सकता ऐसे कोई फोन। तो इवेंट बना देते हैं यार, ऊपर से सस्ता हो। फिर तो हर हाथ में एप्पल होगा कि नहीं होगा बताइए। दुनिया में 80%, खास करके इंडिया में 80% जो फोन होते हैं ईएमआई पे लेते हैं लोग एप्पल का। है ही इतना महंगा यार। है। सो अब बात ये आती है कि सर अगर इंडियन माल महंगा है और विदेशी माल सस्ता है तो लोग यहां स्विच हो जाएंगे। अब बताओ ये वाली जो इंडस्ट्री है ये कैसे जिंदा रहे यार, ये बताओ ये कैसे जिंदा रहेगा? तो भाई साहब उस जमाने जब कस्टम एक्ट बना तो हमारे, मैंने कहा ना हमारे लोगों पे दिमाग बहुत तेज है। उनने कहा लाओ इनको यार एक काम करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि विदेशी माल इंडियन माल से महंगा हो जाए, और महंगा हो जाए तो इसे वही खरीदे जो खरीद सकता है, आम पब्लिक हमारे इंडियन माल पे ही रहे। तो क्या किया गया, इनसे कहा गया कि भैया जब भी आप माल इंपोर्ट करोगे ना 100 रुपए का, तो 10 रुपए तो हम तुमसे बेसिक कस्टम ड्यूटी लेंगे ही लेंगे। अब माल कितने हो गया? 110। अब एक काम करो 18% सीबी, अभी नहीं, अभी जैसे नहीं, सीबीडी दे दो। तो इनसे पूछा गया भाई सीबीडी क्या है? बोले अगर ये माल इंडिया में बनता तो इंडिया में क्या रेट है? बोले जी 18%। तो अब 110 पे 18% और लगा दो। अब बताओ, जो माल वहां पर एक्साइज ड्यूटी लगी थी इंडियन माल पर, वही एक्साइज ड्यूटी अब यहां लग गई। अच्छा, फिर सेल पे टैक्स लगता है इंडिया में, वेट। तो वेट के लिए इन्होंने एक और ड्यूटी बनाई, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, एसएडी। तो जरा बताओ जितने टैक्स इंडियन इंडस्ट्री पे लग रहे थे वो तो सारे लग ही रहे हैं, और एक टैक्स और एक्स्ट्रा लग गया, डेट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब बताओ माल कौन सा महंगा कौन सा सस्ता? अब हो गया ना इंपोर्टेड माल, कर दिया इंडियन इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट। तो यहां पर भी बात आई, अगर सरकार इसको, चूंकि है तो ये एक्साइज ड्यूटी, अगर सरकार इसे एक्साइज ड्यूटी के नाम से लगाती तो हम जैसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल आके बोलते भाई साहब तो इंपोर्ट किया, आप एक्साइज ड्यूटी कैसे लगा सकते हो? इसलिए सरकार ने इसका नाम क्या बदला, काउंटर बिलिंग ड्यूटी की। और देखा जाए तो ये काउंटर किसे कर रही है? एक्साइज ड्यूटी को ही कर रही है। आज की डेट में ये ना सीबीडी है ना एडिशनल है, आज की डेट में इसका नाम क्या हो गया? आईजीएसटी। बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया? और आपको ये भी समझ आ गया होगा माल अब कौन सा महंगा होगा? विदेशी। तो हमारा इंडियन इंडस्ट्री का माल आराम से फ्री फ्लो में बिकता रहेगा। दिस वाज द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट। आप यकीन मानिए सीए फाइनल में जब आप आएंगे तो ऐसे बहुत सारी ड्यूटी है जो सरकार एक्स्ट्रा लगाती है विदेशी माल पर। खास करके आप देखते हो चाइना का माल सस्ता होता है। हम चाइना के माल के आगे क्यों नहीं जीत पाते बताओ? उनकी एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और लेबर कॉस्ट बहुत कम है, इसके कारण उनका माल सस्ता होता है। तो आपने देखा होगा जब इंडिया में चाइना का माल आना शुरू हुआ, अब तो एकदम मतलब सेटल्ड है। बोलते थे चाइना का माल है जी, चले तो 100 दिन ना चले तो 9 दिन। तो इसको ऐसे करके बदनाम किया गया था कि चाइना का माल तो ऐसा ही होता है। इंफीरियरिटी की निगाह में देखना शुरू किया इसको। तो लोगों ने जब खरीदने जाते थे तो दुकानदार इंडियन माल भी होता था, चाइना चाइना के लिए कहता था इसकी कोई गारंटी नहीं जी, आप बल्ब लेके जा रहे हो लगाते फ्यूज हो गया तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो लोग घबराते हैं, बोले छोड़े से अपना इंडियन ही खरीदते हैं। तो होता क्या है, चाइना बदमाशी क्या करता है मैं बताऊं आपको। कई बार वो हमारी इंडियन इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश करता है, अपना माल सस्ता भेज के। तो हमारी सरकार ने क्या किया, बोले अच्छा
तू बता कितने का माल है? बोले जी 100 रुपए का माल है। अब 100 रुपए का माल है, तू इंडिया में कितने में भेज रहा है? कायदे से 100 का अगर तू चाइना में बेच रहा है तो इंडिया में तू 95 का दे दे, 100 का दे, 100 से ऊपर दे चलेगा। लेकिन अगर 100 का माल तू चाइना में तो 100 में बेच रहा है और इंडिया में उसे एक्सपोर्ट कर रहा है 60 रुपए में, इसका मतलब इंटेंशन क्या है तेरी? इंडियन इंडस्ट्री को डंप करना है कि नहीं बताओ? तो हमारी सरकार ने एक ड्यूटी लगाई, एंटी डंपिंग ड्यूटी। और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या कहती है कि कॉस्ट से जितना नीचे, यानी जो मार्केट प्राइस है तेरा उससे जरा सा भी नीचे जाएगा तो जितना डिफरेंस है उतना हम तेरा क्या लगा देंगे, एंटी डंपिंग। तो वो डिफरेंस खत्म हुआ, फिर हमारी ड्यूटी, तो अपने आप चाइना का माल क्या हो जाएगा। अब लेकिन कुछ माल ऐसे थे इनके नालायकों के जो वास्तव में सस्ते थे। अब एक बताओ, मेरा हमारे देश का और चाइना का अगर कॉमर्शियल डिस्प्यूट है कोई, तो बताओ कहां सेटल होता होगा, कहां सुनवाई होती होगी उसकी? डब्ल्यूटीओ में। डब्ल्यूटीओ के सामने हम क्या बोलते होंगे कि साहब ये अपने यहाँ तो 100 का बेचता है, हमारे यहाँ 60 का बेच रहा है, और अगर ये बात सच है तो बताओ डब्ल्यूटीओ को माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? तो कई केस में हम जीत गए और हमारी बात मान गई, लेकिन 2-4 केस हम हारे भी हैं। हम ये प्रूव ही नहीं कर पाए कि 100 का माल 60 में दे रहा है। ठीक है, तो ये सब कस्टम में आएगा फाइनल में। अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक आइडिया आपको देना था ताकि बीच बीच में कहीं आए तो आपको पता होना चाहिए कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या थी। बात क्लियर? चलिए, अब देखिए एमसीक्यू में अब क्या और आ सकता है। ये एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं आपको, लेके आप मेरे साथ। एक है आपका सीजीएसटी, एक है आपका एसजीएसटी और एक है आपका आईजीएसटी। 3 एक्ट है। सर हमें कौन सा पढ़ना है? सर ध्यान से सुनना, सीजीएसटी का मतलब क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बात क्लियर? हम सबको यही एक्ट पढ़ना है। अब दिल्ली वाले को भी यही पढ़ना है, गोवा वाले को भी यही पढ़ना है, तमिलनाडु वाले को भी, उड़ीसा वाले को, सबको यही पढ़ना है और सीए में यही आएगा। सीए के एग्जाम में यही आएगा, यह आएगा आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि आईजीएसटी बताओ सारे देश के लिए एक ही होएगा और सीजीएसटी सेंट्रल का वो भी सब एक ही होएगा। लेकिन जब बात करेंगे हम एसजीएसटी की तो हर स्टेट का अलग अलग होगा कि नहीं होगा? और देखो, लिखो जरा, सीजीएसटी में कितने सेक्शंस हैं टोटल? 174 सेक्शंस हैं। चैप्टर 21 और शेड्यूल 3। सेम हियर, यहाँ 25 सेक्शन। ये बेटा एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं आपसे कि किसमें क्या है। ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। टोटल सेक्शन 174 है। ठीक है सर, जैसे इनकम टैक्स में 298 है, यहाँ पे 174 है। अब बात आती है चैप्टर क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे रामायण के बारे में आपने सुना है, बालकांड, सुंदरकांड, लंका कांड, अरण्य कांड, बाकी 3 कांड मुझे भी नहीं पता। टोटल 7 कांड है कि नहीं बताओ? तो बाल कांड में सिर्फ क्या लिखा हुआ होगा ये बताओ? भगवान जी के बचपन की सारी बातें। इसी प्रकार से मेरे बच्चों, पूरा सीजीएसटी एक्ट 21 चैप्टर में विभाजित है, जिसमें एक चैप्टर सप्लाई का हो गया, एक वैल्यू ऑफ सप्लाई का हो गया, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का हो गया, एक प्लेस ऑफ सप्लाई का हो गया, एक रजिस्ट्रेशन का हो गया, एक एग्जम्पशन का हो गया, एक पेनल्टी का हो गया, एक प्रोसिक्यूशन। ये सब चैप्टर्स वाइज बना हुआ है। बात क्लियर? फिर शेड्यूल क्या है? 3 शेड्यूल आएंगे इसमें। तीनों शेड्यूल की अपनी अपनी विशेषता है। पहला शेड्यूल है वो फ्री के आइटम की बात करता है। दूसरा शेड्यूल सिर्फ ये कहता है कि कौन सी चीज सर्विस है और कौन सी चीज गुड्स की सप्लाई है, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स बताएगा। और तीसरा है नेगेटिव लिस्ट, मतलब किन आइटम पे, टोटल 6 आइटम है जिन पे जीएसटी बिल्कुल नहीं लगेगी, जिसमें शमशान घाट की सर्विसेज भी है। बीच में इतना भाई साहब ये सोशल मीडिया इतनी हावी हो गई थी निर्मला ताई के ऊपर कि लोगों ने ये मीम बनाना शुरू कर दिया कि ये ताई तो हो गई है पागल, ये तो शमशान घाट के आइटमों पे भी जीएसटी लगा रही है, कोई मरने पहुंचेगा बोले पहले जीएसटी दे। तो उस भाई साहब उनको पार्लियामेंट में बोलना पड़ा ताई को कि भाई ये क्या है, शमशान घाट के कौन से आइटम पे मैंने जीएसटी लगा दी?
उन्हें क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, इतना बवाल हो गया था इसके ऊपर बीच में, ये तो शमशान घाट के आइटम भी लगा रही है, लकड़ी पे भी लो, इस पे भी लो, उस पे भी लो, लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। 3 शेड्यूल ही है, ठीक है। अब सर ये बताओ, 28 है हमारे स्टेट, 3 यूटीआई कम स्टेट, और बाकी 5 यूटीआई, सॉरी यूटीआई नहीं, यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है साहब। तो सर इनका एक्ट क्या है? अब आप चलिए मेरे साथ कंप्यूटर में, देखो ये वाला, ये मुझे बता सकते हो ये कौन सा प्रोग्राम होगा, क्या सॉफ्टवेयर का क्या नाम होगा जहां पे ये टाइप हो रखा है? वर्ड, एमएस वर्ड। अब मान लो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वेलफेयर स्टेट है, इसको रिप्लेस करना चाहता हूं पूरे एक्ट में। मान लो ये लिखा होता, सीजीएसटी लिखा होता वेलफेयर स्टेट की, या देख लेते हैं कहीं सीजीएसटी हो तो वही लिख देते हैं, लाओ ये ले लेते हैं, जीएसटी ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ये सेलेक्ट किया और मैंने एक कमांड की कि जहां जहां सीजीएसटी लिखा हुआ है वहां वहां एसजीएसटी से रिप्लेस कर दो। तो बताओ जरा, एसजीएसटी आ जाएगा सब जगह। और अगर मैं दिल्ली का हूं तो मैं बजाय उसे एसजीएसटी लिखने के लिए क्या लिखूंगा? डीजीएसटी। तो बताओ जहां जहां सीजीएसटी था पूरे के पूरे एक्ट में अब क्या हो जाएगा? डीजीएसटी। बस इतना फर्क है सीजीएसटी और एसजीएसटी में। मतलब सर 100% कॉपी पेस्ट? यस, 100%। आपसे किसी भी स्टेट का पूछे वो कि जरा बता भाई कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बता देना, ए और बी पार्ट। बोले कंपोजिट क्या है और मिक्स क्या है, पूरा बता देना। आगे मैं पढ़ाऊंगा ये सब आएगा। तो कहने का मतलब कि अगर किसी, जैसे आप कल को क्वालिफाई करोगे इंटर, उसके बाद आप नेचुरल बात है आप चाहोगे कि भाई बढ़िया आर्टिकलशिप मिल जाए, चाहोगे कि नहीं चाहोगे? तो आर्टिकलशिप जब जाओगे तो आपसे पूछी भी जा सकती है। अब वो इतना उस्ताद निकला, उसे मालूम है तो सीजीएसटी और आईजीएसटी पढ़ के आया है। एक काम करता हूँ, इससे पूछता हूँ, बता डीजीएसटी के सप्लाई का सेक्शन क्या है? तुम्हें सीजीएसटी का पता है ना? हाँ सर 7 है, तो 7 नंबर यहाँ पे, नो चेंज। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब 100% कॉपी पेस्ट है। और आईजीएसटी में टोटल कितने सेक्शन है? 25 सेक्शन। इतना क्लियर है कि नहीं? यहां तक कोई डाउट? याद हो गया? अच्छा अब ये बताओ मुझे, इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28। टोटल यूटीजीएसटी कितनी है? 8। 8 में से 3 कौन सी है? असेंबली वाली, लेजिस्लेटिव असेंबली वाली। इतना क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ऑनलाइन वालों बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मैं बताने जा रहा हूं कि यूनियन टेरिटरी क्या क्या है। आप ये लिख लीजिए, यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पुडुचेरी, जे एंड, या अभी रुको इसको रहने देते हैं, जे एंड के को अभी नहीं लिखते, बताएंगे आपको, लॉजिक के साथ चलेंगे। इधर लिखो दादर नागर हवेली, नाम सुना है? अच्छा और बताओ जरा, देखता हूँ जनरल नॉलेज। दमन एंड, पक्का? अब सुनो मेरी बात, दमन एंड ड्यू इसके साथ मर्ज हो गया है, ठीक है? तो अब वो दो नहीं रही, अब एक हो गई। यहां तक क्लियर है? चलिए और बताओ, और कौन सी है? हैं? चंडीगढ़ लिख देते हैं। और बताओ, अंडमान एंड निकोबार। और बताओ, लक्षद्वीप, यही तो मेन है भाई, सही तो बीच में वो हो गया था, याद होगा आपको, अदर्स। ये शुरू में 5 प्रकार की आपकी यूनियन टेरिटरी थी। शुरू में 5 प्रकार की यूनियन टेरिटरी थी, जिसमें दमन दीव को मर्ज कर दिया किसमें? दादर नागर हवेली में। चंडीगढ़ बताइए हमें। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कोई गया आप में से? कैसा था? बहुत शानदार है यार, और जिसमें खास करके एवेलॉक, एवेलॉक गया था। अंडमान निकोबार में टोटल 533 आइलैंड है, 533, जिसमें केवल 36 आइलैंड पर पब्लिक रहती है, बाकी आइलैंड्स पर पब्लिक नहीं रहती। और इनमें भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जहां पर आदिवासी रहते हैं।
वहां हम जैसे लोगों का जाना परमिटेड नहीं है। वहां तो भाई साहब, मैं जब वहां गया था तो मैंने पूछा था, मैंने भाई साहब निकोबार घुमा दो जरा। बोले भाई साहब पागल समझ रखा है आपने निकोबार घुमा। बोले परमिशन नहीं मिलेगी आपको किसी भी कीमत पर। बोले खाना देने जाना होता तो ऊपर हेलीकॉप्टर से नीचे खाना फेंकते हैं खाने के लिए, भैया खा लेना तुम। ये ऐसे बदतमीज है, अगर भूखे होंगे तो एक दूसरे को भी खा जाएंगे। मतलब ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या है। तो अंडमान निकोबार जो है, आप जाएंगे जरूर लाइफ में घूमने, एक शौक जरूर पालना घूमने का। मेरे अंदर बहुत जबरदस्त, कहता है ना, किसी की बचपन में कोई कीड़ा काट गया था, वो घूमने वाला काट गया मेरे को। मेरे को घूमने का बहुत शौक है। जब आप अंडमान निकोबार पे लैंड करोगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे कि यार ये लैंड करेगा कहाँ, सब तरफ तो पानी पानी है। जरा सा एयरपोर्ट, उसमें इमरजेंसी बैंक और लैंडिंग, इमरजेंसी ब्रेक के साथ लैंडिंग। अच्छा, इसके अलावा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अभी बताइए बहुत चर्चा में था, क्या रीजन था? हमारे यहाँ की पॉपुलेशन, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग मालदीव जाना पसंद करते हैं, और उसका रीजन है उनकी फ्लोटिंग हट्स। समुद्र में जो उन्होंने फ्लोटिंग हट्स बना रही है, वहां पर रुकने का अलग ही आनंद है। वो अमीरों का मालदीप है, हम जैसे गरीबों का मालदीप इंडिया में भी है। लक्षद्वीप नहीं, ऋषिकेश से 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तेहरी डैम। सेम फ्लोटिंग लोड बोट यहाँ भी बना रखी है। पर ठीक है भाई, यहाँ थोड़ी सी स्मेल आती है, वहां खुशबू आती है, बस ये फर्क है। उन्हें पता है कि स्मेल आएगी तो कैसे मेंटेन करना है। हुआ क्या था, जब मालदीव की सरकार बनी थी तो उनके 3 MP लोगों ने क्या किया, मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, इंडिया के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। भाई साहब, कुछ लोगों का मैं डाई हार्ड फैन हूं, जैसे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को लोग गालियां देते थे जब वो नहीं चलता था, तो कहीं मुंह से नहीं बोलता था, बैटिंग से बोलता था, बैट चला के। जैसे अभी विराट कोहली ने 2 मैचों में लगातार दिखा दिया ना कि मैं हूं, दम है मेरे अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? तो मोदी जी ने कुछ नहीं किया, बस लक्षद्वीप में समुंदर किनारे गए और एक चेयर डाली और बस वहां बैठ के ऐसे किया है बस उन्होंने। भाई साहब, मालदीव पूरा डुबो दिया। आप यकीन मानिए, लक्षद्वीप जो लोग जा रहे हैं कह रहे हैं संजीव भाई क्या जगह है। मैं भी प्लान कर रहा हूँ, कब जाऊंगा मुझे नहीं पता। वैसे तो मेरा मुंबई से बाइक क्रूज जाने का मन है कि मुंबई से मैं इससे जाऊं लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप चल पड़ा भाई साहब, और मालदीव डूब गया। तो उन तीनों मिनिस्टर से, मिनिस्टर बने थे वो, उनसे इस्तीफा ले लिया, माफी मांग ली। लेकिन भाई साहब, मालदीव अब नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से गोवा में अब टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहा, आपको पता है गोवा खत्म। और गोवा खत्म करने वाले कौन है? वहीं के लोग। कौन? टैक्सी ड्राइवर, वहां की ट्रैफिक पुलिस। इतनी बदतमीज किस्म की ट्रैफिक पुलिस है भाई साहब वहां की। उखाई करती है वो अटैची रख के, अटाई समझते हो ना? अब देखो, जो गोवा गया है, बताओ वो सबसे पहले बताओ क्या करता होगा जाके गोवा में? तू समुंदर में गया था, और समुंदर में जाने से पहले कुछ किया था? वो तू नहीं करा होगा, अभी तू माइनर है। पापा ने किया था। तो गोवा की हवा में ऐसा है कि आप वहां जाते हैं तो नेचुरली आप बियर विस्की वगैरह ये सब करते हैं, सबको मालूम ही करें, और पुलिस वालों को भी पता है। पुलिस वाले जान के भाई साहब आपको रोकेंगे, आपके वो पाइप लगाएंगे, और पकड़ते ही लाओ जी इतने का चालान। अब वो कोर्ट का चालान की धमकी देते हैं। कोर्ट खुलेगा मंडे को और आपने आना है संडे को, तो आप कैसे सेटल करोगे पैसे दे? और भाई साहब, हमारे दिल्ली में 30%, मतलब 30 ml अलाउड है, कि 30 ml अगर आपने पी रखी है तो चालान नहीं कटेगा। वहां तो भाई साहब मेरे से गलती क्या हुई, मेरे दोस्त और मैं गए, तो मेरे दोस्त ने क्या किया, एक वोडका होती है सफेद कलर की, लिम्का में मिला ली उसने। तो हम चल रहे थे तो ऐसी कह रहा संजीव पिएगा, मैंने कहा ला, मैंने ले ली, और भाई साहब डाल दी मुंह में। बाद में टेस्ट पता चला, उसने मुंह ऐसे मुक्का, मुंह मार दूंगा। मैं अंदर ले गया। अंदर लेने के बाद बस सिर्फ मुश्किल से 2-4 ml आया होगा हवा में, उसने मेरे को पकड़ लिया ट्रैफिक पुलिस वाले ने। और भाई साहब 2 घंटे तक बैठा के उसने मेरा मेंटली टॉर्चर किया। 2 घंटे तक बैठा के। 2 घंटे बाद मुझे समझ आ गया, मैंने कहा अब यार पॉलिटिकल रिलेशन यूज करने का वक्त आ गया है। तो मैंने कहा वो बाद में करूंगा, अब पे मैं थोड़ा सा, मेरे साथ क्या है, मेरे गुस्सा आ जाता है जल्दी, अभी तो मैंने कंट्रोल कर रखा है। उस समय मैंने सीधा गाड़ी उतारी और मैडम को पकड़ाई, कह रही क्या करूं? मैंने, अब मैं मारूंगा इसको। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, पहले पुलिस वालों को थप्पड़ मार देता था, अब जाके हाथ रुका है मेरा। पुलिस वालों को ही मारेगा क्या? मैं मारा हुआ है। एक बार ये ट्रेड फेयर है ना, ये आपका ट्रेड फेयर में पारुल मैम के साथ गया, भीड़ इतनी हुई थी, उसने क्या किया, पारुल मैम को धक्का मार दिया। मुझे बड़ी गुस्सा आई, मैंने पहले थप्पड़ मारा और फिर उसके सीनियर ऑफिसर से कहा, मैंने पता है आपको क्यों मारा है? बोले जाओ यार। उसने मुझे भेज दिया, उसे पता है कि भाई प्रॉब्लम लेडी का मामला है।
पारुल मैम मुझसे 2 दिन तक नहीं बोली, बोले तुमने करा क्या, उसने बस मेरे को ऐसे ही तो किया था, हल्का धक्का ही तो मारा। मैंने मेरे सामने धक्का मार देगा तो यार मेरे लिए तो बेकार है यार। भाई किसी पति के सामने पत्नी को अगर कोई धक्का मारा तुम बर्दाश्त करो तो फिर क्या है तुम। तो वो भाई साहब मैंने जैसे, तो उसके बाद उसको पता नहीं क्या समझा, साले ने 5,000 रुपए ले लिए मेरे से यार। वो 5,000 रुपए लेके छोड़ा मुझे। 2 दिन तक दिमाग खराब रहा मेरा यार वहाँ गोवा में। और तब से मैं गोवा गया ही नहीं। मैं बाहर में जाऊँ, मुझे जाना ही नहीं इस गोवा में। और अब मैं देख रहा हूँ आजकल वो आ रही हैं रील्स वगैरह, तो उसमें साफ बोल रहे हैं कि गोवा में टूरिस्ट ही नहीं है इस समय। तो इसे खाया किसने, वहाँ के लोकल लोगों ने और ट्रैफिक पुलिस ने। नहीं तो गोवा टॉप का डेस्टिनेशन हुआ करता था इंडिया का। खैर, तो बेटा जी लक्षद्वीप, अब देखिए ध्यान से, 2 ये थी और 5 ये थी। दमन एंड दीव किस में चला गया, दादर नागर हवेली में। तो बेटा 5 ये थी और 2 ये थी। तो मुझसे बच्चे उस समय पूछते थे, बोले सर यार ये जब टोटल 7 है तो अदर्स लिखने की क्या जरूरत है। जब जीएसटी आया था तब आपका जम्मू एंड कश्मीर बटा नहीं था, तब जम्मू एंड कश्मीर ही था और यूनियन टेरिटरी नहीं था। तो बच्चे पूछते थे, मैंने कहा बेटा सरकार का कभी मन आ गया तो यहाँ पे अदर्स में गुंजाइश है कि अदर्स में फिर हम डाल सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया, 2 यूनियन टेरिटरी बनाई, एक तो बनाई और एक बनाई बेटा J&K। ठीक है, अब देखिए J&K और ये इन इन इनमें क्या डिफरेंस है, अब देखना जरा, 3 तो ये हो गई और ये कितनी हो गई बेटा, 5, टोटल यूनियन टेरिटरी 8। अब हम आएंगे जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनना। आपको पता है यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है पता है नहीं पता, बताओ दिल्ली में अभी किसकी सरकार है और यहाँ किसकी है, जम्मू पुडुचेरी में कांग्रेस, और यहाँ बीजेपी, और कह सकते हैं मिली जुली सरकार। ठीक है, इन तीनों में हम कह सकते हैं ना तो ये पूरी तरीके से यूनियन टेरिटरी है, ने पूरी तरीके से राज्य, लेकिन इनको असेंबली दी गई है। आपने देखा होगा कई बार हमारे नेता लोग वादा कर देते हैं कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। अब आप अगर इस पे मेरी ओपिनियन लोगे तो मैं साफ शब्दों में बताऊंगा कि दिल्ली कभी पूर्ण राज्य बन ही नहीं सकता। रीजन बड़ा सिंपल है, आप बताइए किसी भी देश की राजधानी किसी स्टेट के अंडर में आएगी। अब दिल्ली की राजधानी, मतलब इंडिया की राजधानी क्या है, दिल्ली। और दिल्ली अगर स्टेट बन जाए तो दिल्ली आएगा क्या स्टेट के अंडर में। तो सर इसका मतलब ये नेता लोग झूठा वादा करते हैं, या तो ये झूठा वादा करते हैं या इन्हें पता ही नहीं कि कैसे हम कर सकते हैं। क्या हम दिल्ली को बना सकते हैं पूर्ण राज्य, यस बना सकते हैं। सर कैसे बना सकते हैं, दिल्ली में आप क्या कीजिए, जो राष्ट्रपति भवन का एरिया है ना, जहां पे सरकारी दफ्तर बड़े बड़े दफ्तर हैं, उस एरिया को न्यू दिल्ली रखें और बाकी एरिया को बना दे दिल्ली। तो बाकी जो एरिया दिल्ली है उसे तो हम राज्य बना सकते हैं, और न्यू दिल्ली को क्या है, वो कैपिटल रहेगी आपकी। ये हम कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली को राज्य बनाते पूरा, दिल्ली के किसी एक हिस्से को छोड़ना पड़ेगा, किसके लिए, कैपिटल बनाने के लिए। ठीक है सर, अब मुझे एक बताओ, इन जगहों से सेल होती होगी नहीं होती होगी, सप्लाई होती होगी या नहीं होती होगी, यस, तो यहाँ पे इनवॉइस बनेगा, यस सर। मान लो यहाँ इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है ना। अब जरा सोच के बताओ, अगर मैं 1 लाख रुपए का माल बेचूं, 1 लाख रुपए का माल बेचूं, ठीक है, अब बताओ, एक तो लगेगा, मान लो 9% है। दूसरा बताओ यूटीएसटी लगाऊं या एसजीएसटी लगाऊं, चिराग एसजीएसटी क्यों, किस में, फिल्म में देखा था, फिल्म में, अच्छा बिल्कुल सही बोल रहा है ये, एसजीएसटी लगेगा और ये हो गया 1,18,000 का बिल। इसका मतलब बेटा ये भी एक एमसीक्यू में आपके यहाँ आएगा कि यूनियन टेरिटरी इनका नाम लिखा हुआ है और यहाँ से माल इंटर स्टेट सप्लाई की है, तो कौन कौन सा टैक्स लगेगा, तो आप बोलोगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी के पीछे लॉजिक साफ है कि ये तीनों असेंबली लेके बैठे हुए हैं अपनी, इसलिए इनको स्टेट का दर्जा जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिला हुआ है, तो इसे हम एसजीएसटी बोलेंगे। अच्छा सर अगर यहां होगा तो क्या करेंगे बेटा, अगर यही बिल यहां पे हो तो कैसे करेंगे बताओ। देखो सप्लाई 1 लाख, सीजीएसटी 9,000, यूटीजीएसटी 9,000, टोटल 1,18,000। तो यहां से जब कटेगा बिल तो क्या कटेगा बेटा, यूटी जीएसटी का। बोलो एकदम यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट यहां तक,
पक्का? ऑनलाइन वालों बच्चों क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर, एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अगर यही इंटर स्टेट होता तो क्या करते? इंटर स्टेट सप्लाई, लो जी, 1 बिल यहां बनाया, तो सेल प्राइस 1 लाख, और सीधा क्या लगेगा बच्चों? आईजीएसटी। ये तीनों बिल कॉपी कर लेना, 118 टोटल। और फिर इसके बाद सारे 18,000 रुपए किसके पास पहुंच चुके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब वो आधे अपने पास रखेगी और आधे कैसे दे देगी बेटा? वो जिस स्टेट में ये माल कंज्यूम होगा। ठीक है, लिख लिया तीनों। आगे चलूं? इंटरस्टेट सप्लाई में पहले क्या था और अब क्या हुआ? पहले बताओ क्या लगता था, अब क्या लगेगा? और बताओ और क्या चेंज आया? सीएसटी किसको मिलता था? सप्लाइंग स्टेट। और ये कंज्यूमिंग स्टेट। प्लीज लिख लीजिए, ये सब एमसीक्यू में आपके आएंगे। और इसको हम और क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये बात भी हमें पता थी, हमने लिख ली और कंफर्म हो गई। ठीक है, हो गया बेटा? ऑनलाइन वालों आप लिख रहे हो ना बेटा साथ के साथ? हाँ ये लो, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। अब हेडिंग डालो आप, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब पेपर इजी आएगा तो इस तरीके के स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कैसा? जीएसटी के फीचर्स क्या है जिसकी संभावना 1%? क्योंकि जिस हिसाब से हमारे टैक्स का पेपर हमारा आईसीआई ले रहा है, जानते हैं इस समय दो ग्रुप में, ग्रुप 1 में टैक्स का पेपर बदतमीज किस्म का है, और ग्रुप 2 में बताइए कौन सा पेपर बदतमीज है? ऑडिट बदतमीज नंबर 1। तो सर हमें पास होना, रैंक होना है, तो हम कहाँ ज्यादा फोकस करें? बेटा टैक्स और ऑडिट पे तो करना ही पड़ेगा फोकस, ये तो तुम्हारी मजबूरी है। ग्रुप 1 में अकाउंट्स आपको नंबर अच्छे दिलाएगा, और ग्रुप 2 में कॉस्ट एंड एफएम। आप अगर हमारे इस बार का रिजल्ट देखें, कॉस्टिंग में नंबर भर भर के आए हैं, 80 नंबर, 88 नंबर। और ये सब किसकी मेहनत का परिणाम है? आपकी तो है ही, बच्चों की तो है ही, पराग सर की मेहनत का परिणाम। पराग सर के बारे में मैं आपको बता देता हूं, सीए फाइनल में एक पेपर होता था एससीपीएम करके, और कॉस्टिंग के पूरी इंडिया में केवल 2 ही टीचर थे, एक पराग गुप्ता सर और एक संजय अग्रवाल सर। और दोनों किस्मत की बात है कि दिल्ली के टीचर थे। पराग सर इंडिया के टॉप मोस्ट नंबर 1 टीचर हुआ करते थे अपने जमाने के, और इतना बड़ा टीचर होने के बावजूद भी उस बंदे में घमंड नाम की चीज नहीं है। आपको फोन कर लेंगे, आप क्लास में नहीं पहुंचे, क्यों नहीं आए तुम?
और बदकिस्मती से क्या हुआ, ये पेपर सीए इंस्टीट्यूट ने हटा दिया। अब हटा दिया तो उनका पेपर खत्म। अब कौन नंबर 1 और कौन क्या, सब बेकार हो गया मामला। अब हमारी किस्मत है कि हमारे पास इतना बढ़िया टीचर, जो टॉप मोस्ट टीचर होता था इंडिया का, वो सीए इंटर की कॉस्टिंग पढ़ा रहा है। और उन्हीं के पढ़ाने का परिणाम है बेटा कि 80 और 88 नंबर यूं आए हैं, यूं। मेरी फेसबुक पे देखो आप, मैंने डाला था, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी रिजल्ट डाले थे बच्चों के, आपने देखे होंगे क्या नंबर आए हैं। सो कॉस्टिंग के लिए एक सेकंड भी सेकंड थॉट आना नहीं चाहिए तुम्हारे दिमाग में। कॉस्टिंग मतलब पराग सर। हाँ, मैं 2 सवा 2 घंटे पढ़ाता हूँ, पराग सर 3 घंटे पढ़ाते हैं पूरा। 3 घंटे आपने पढ़ना होगा, और अगर आप मन से पढ़ लिए तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि कॉस्टिंग के मार्क्स आप देखते बनेंगे, आपको होगा क्या मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 में अकाउंट्स में 80-90 नंबर लाने ही लाने हैं, वो मैं पढ़ा ही रहा हूं। आएंगे ही आएंगे, मेरा वादा है आपसे, बस मन से पढ़ना, आएंगे ही आएंगे। और टैक्स में मरे मारे अगर तुमने मेरी सुन ली तो मैं आज गारंटी से ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं 60 नंबर कम से कम दिलाऊंगा, और वो एग्जाम्शन होती है, पता होगी आपको। बस मेरी बात मान के चलना है। और ग्रुप 2 में सब कुछ पराग सर के ऊपर छोड़ देना, वो अपने आप आपका करवा देंगे, मेरे को जरूरत ही नहीं है। ग्रुप 2 में मैं टांग ही नहीं लाता, मुझे पता ही नहीं क्या होता है, बस ये पता है कि रिजल्ट क्या है। ठीक है, चलिए अब बात आती है फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। यार ये बच्चों वाली चीज, भगवान करे ऐसा ही पेपर आ जाए, क्योंकि लॉ में और टैक्स में पूरे में से पूरे नंबर थ्योरी में भी आते हैं बेटा। अगर 10 नंबर की थ्योरी है तो 8 नंबर 9 नंबर यूं मिलते हैं टैक्स के अंदर, लेकिन थ्योरी सही भी तो होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो भी मैं यहां लिखता हूं आप लोग क्या करेंगे, सुन लीजिए मेरी बात, घर पे सबके समरी नोट्स हाथ के हाथ बनाते चलेंगे। समरी नोट समझते हो ना, की पॉइंट सारे लिखते हैं। तो पेपर होगा बेटा ये 30 नंबर का, 2 पेपर तुम दे चुके होगे, थकान पूरी टॉप पे होगी, तो उस समय आपकी ज्यादा से ज्यादा 150-200 पेज में इनकम टैक्स और जीएसटी खत्म हो जानी चाहिए। इतने समरी नोट्स हमें बनाने हैं, इस इतने लेवल के। तो जब हम रिवीजन करने बैठेंगे तो हमें साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। तो समरी नोट्स आप बनाते रहेंगे, एक प्यारी सी कॉपी बनाओ, जितने कलर के पेन यूज करने हैं उतने कलर के पेन यूज करो, पर एम क्या होना चाहिए कि सारे पॉइंट्स हमारे दिमाग में आ जाए। अभी जैसे मेरी बात होती है, कल भी एक बच्चा आया था तो कह रहा सर एग्जाम में जाके ना, पता तो हमें सब है, सब पढ़ रखा है, पर कई बार मिक्स हो जाती है चीजें। तो मिक्स कब नहीं होंगी, जब आप समरी नोट्स अभी से बनाओगे। बात समझ रहे हो मेरी बात। चलिए, तो फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है सर, लिखिए। नंबर 1, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। बेटा रेवेन्यू का मतलब होता है कि सरकार के पास जो पैसे आ रहे हैं ना, वो कहां कहां से आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सोच के, आप लोग सोच के बताना, सरकार का ये खजाना है, जरा बताना यहाँ पे पैसे कहां से आते होंगे। इनकम टैक्स से आते होंगे, और बेटे कहां से आते होंगे, और बेटे एक्साइज, और बेटे कस्टम, फाइन, पेनल्टी, और सरकार बिजनेस भी तो करती है बेटा। अच्छा जरा बताना, सरकार का कोई बिजनेस एक, रेलवे, और ओएनजीसी, वेल सेल गेल, ये सब क्या है, सरकारी है ना। चलिए, तो ये सरकार के पास जो पैसे यहाँ इकट्ठे होते हैं ना, ये वाले, सोनू, सबसे ज्यादा पैसे बेटा कहां से आते होंगे सरकार के पास, सबसे ज्यादा पैसे सरकार के कौन से वाले टैक्स से, जीएसटी से, और जीएसटी से पहले आते थे एक्साइज से। लगभग 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इज फ्रॉम जीएसटी। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, ये लॉकडाउन लगा था, वो दौर क्या था, हमने देखा था भाई साहब, वो झेला भी था, लोगों की रोज डेथ सुनते थे, बड़ा परेशान रहे, न्यूज चैनलों ने बड़ा परेशान किया था हमें। उस जमाने में भी सरकार को जीएसटी की रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुआ था। तो सरकार को एक तरफ से राहत थी कि यार इसका मतलब अभी लोगों के पास पैसे हैं, खर्च कर पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनके पास पैसे नहीं थे। तो टोटल कलेक्शन का 50% सरकार के पास जीएसटी से आ रहा है। आप किसी भी महीने का जीएसटी उठा लीजिए, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, 1,40,000 करोड़, ऐसे करके सरकार के पास जीएसटी आता है। और ये जीएसटी कहाँ जाता है आपको ही पता है,
सरकार डेवलपमेंट की दुनिया भर की स्कीमें चला रखी है उसने, वहां पर वो लगाती है। इज दैट क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट लिखें, टैक्स ऑन कमोडिटीज। आप बताइए, हम अगर बात करें तो पहले क्या होती थी, सेल और रेंडरिंग। आज की डेट में इसका नाम क्या है बेटा? सप्लाई। दोबारा से मैं लिख रहा हूं ताकि यहां पे भी आपको क्लियर हो जाए, गुड्स ऑफ सर्विसेज, और कुछ चीजों में बोथ हो जाता है। एक एग्जांपल दे सकते हो इसमें, सर्विस और गुड्स दोनों हो सप्लाई में, बताओ। रेस्टोरेंट को पूरे के पूरे मैं आपको बता देता हूँ सर्विस में ही काउंट किया जाता है, गुड्स और सर्विस मिक्स नहीं है वहां पे। अरे एसी की बात कर लेते हैं, एसी खरीदते हैं तो गुड्स हो गया, और एसी को इंस्टॉल करने आएगा वो पैसे लेगा, वो क्या है? सर्विस। तो मिक्स हो गया कि नहीं हो गया? तो कोई कोई प्रोडक्ट हमारा दोनों चीजों के मिक्स होगा आपका, ठीक है। चलिए अगला लिखें बेटा, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। इसको एक बार फिर से और डिटेल में लेके चलते हैं। ए ने बी को माल बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को, और डी ने ई को, और ई है आपका अल्टीमेट कंज्यूमर। बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, और देखता हूं कितने बच्चे इसको ठीक से मुझे रिप्लाई देंगे। ए ने बी को 100 रुपए का माल बेचा, 10 रुपए टैक्स के साथ। ये रजिस्टर्ड है और बी भी रजिस्टर्ड है। नेचुरल बात है, बिल का आदान प्रदान हो गया, 100 रुपए का माल 110 में दिया। अब बताओ, बी सी को बेचेगा और सी भी रजिस्टर्ड है, तो 100 का माल प्लस 10 के साथ गया, इसको 110 का पड़ा। इसने मान लो 125 का बेचा, और मान लो यहाँ पे 15 जीएसटी है, मान लो, तो 15 जीएसटी के आएंगे, 10 वो काटेगा, 5 सरकार को जमा करेगा, और जो 10 काटा वो क्या है? आईटीसी। बोले एकदम क्लियर है कि नहीं? जी सर। यहां पर एक चेन बनी हुई थी रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, अब बीच में फंस गया भाई साहब अनरजिस्टर्ड। अब सी ने डी को बेचा 150 का, और मान लो इसमें 20 रुपए जीएसटी है, और एक काम करते हैं, डी के बाद एक एफ और ले आते हैं, या इसको ई कर देते हैं, इसे एफ, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो, इसे एफ कर देता हूं मैं, ठीक है बेटा, ई, और ई फिर से रजिस्टर्ड आ गया। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ए ने बी को बेचा, तो ए के लिए सेल प्राइस 100 रुपया और जीएसटी 10 रुपया, तो बी के लिए परचेज प्राइस क्या होगी? 100 रुपए परचेज प्राइस और 10 रुपए क्रेडिट ले लेगा। बोलो है ना? बी सी को बेच रहा है कितने में बेटा? 125, तो सेल प्राइस 110 और 15 जीएसटी। तो ये टैक्स क्यों अलग रखा जा रहा है? क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट मिल जाएगा, माल महंगा करने का कोई तुक नहीं है, करोगे तो मार्केट से कंपटीशन में आउट हो जाओगे। अब बीच में आ गए भैया डी, और वो है अनरजिस्टर्ड, तो सी तो बिल काट देगा, डी कहां से बिल काटेगा? डी बिल नहीं काट पाएगा, और जब डी बिल नहीं काट पा रहा इसका मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं है, और रजिस्टर्ड नहीं है तो सोच के बताना, जो डी ने सी को जीएसटी दिया, क्या उसका उसे क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिला। एग्री करते हो? अब डी ने क्या किया, माल किसको बेचा? ई को। डी बिल नहीं काट सकता, जीएसटी भी नहीं लगा सकता। अब बताओ ई के साथ क्या दुष्परिणाम होंगे, सोच के बताना। हाँ बता संतृप्त, बता। देखो ध्यान से देखना, सी ने डी को 150 का बेचा, जिसमें 20 रुपए जीएसटी थे, क्लियर। अगर डी रजिस्टर्ड होता तो इसके लिए अगली सेल प्राइस 130 होती, लेकिन डी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसकी सेल प्राइस कितनी हो गई? 150, क्योंकि ये 20 रुपए इसे क्रेडिट नहीं मिलेगा, और ये क्यों भुगतेगा भाई साहब? तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, अगर बीच में कोई भी
अनरजिस्टर्ड घुस गया तो अब तक का जो टैक्स था दैट विल बिकम द कॉस्ट। खरीदने पाने के लिए वो सारे का सारा टैक्स कॉस्ट बन गया और फिर ऊपर से टैक्स और देना है उसको, तो अल्टीमेट कंज्यूमर की बैंड बच जाएगी। तो कहने का मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर को अगर माल खरीदना है तो वो ये जरूर देखे कि मेरे पास मेरे सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो जो टैक्स क्रेडिट मिलने के कारण मुझे माल सस्ता मिलना चाहिए था, मैं अल्टीमेट कंज्यूमर था, वो मुझे सस्ता नहीं मिलेगा, मेरा माल महंगा हो जाएगा। पड़ोस वाला रजिस्टर्ड है तो नेचुरल बात है वहां पे मुझे सस्ता होगा। तो आप बताइए, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप क्या चाहेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? बिल्कुल। दो फायदे, पहला फायदा कि गड़बड़ियों से बाहर आएगा वो, दूसरा तुम्हारी भी तो फीस बनेगी। दोनों काम होंगे कि नहीं होंगे? यहां तक बात क्लियर? कोई डाउट? हाँ बेटा। क्रेडिट मिल गया, मिल गया। अब देखो, कंफ्यूज हो रही है, ध्यान से सुनना सब लोग, हो सकता है आपके मन में भी कंफ्यूजन हो। इसने पूछ लिया, अच्छा है, मैं समझ गया बेटा क्या पूछने जा रहे हो। ए ने बी को बेचा, 10 रुपए का क्रेडिट था, फिर यहाँ बी ने क्या किया होगा, 15 मिले, 10 काट लिए, 5 सरकार को दे दिए। अब सरकार के पास कितने पहुंच गए? 10 तो मैंने ही दिए थे पहले, और 5 कटे हुए, कट के बच रहे हो, 15 सरकार के पहुंच। अब यहां से फिर 20, फिर 5 रुपए सरकार को और दिए होंगे, तो सरकार पे कितने पैसे पहुंच चुके हैं? 10 मेरे से गए, 5 मैंने काट के बचे हुए वो दिए, फिर दूसरे वाले ने भी 5 जो बचे वो दिए, सरकार को 20 पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? अब बीच में आ गया कौन? अनरजिस्टर्ड। अब इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब क्रेडिट नहीं मिलेगा तो जिसने खरीदा है 150 में, अब वो 20 का क्रेडिट तो ले ही नहीं सकता, तो वो डी को 130 में कैसे बेच देगा? 150 में बेचेगा नहीं बेचेगा? तो सरकार कह रही है भूल जा अपना, अब तक का टैक्स भूल जा। अब जो भी रजिस्टर्ड डीलर बीच में आएगा, जो भी रजिस्टर्ड डीलर, अब इसको, अब मान लो स्थिति है कि ई से एफ को जा रहा है और ये रजिस्टर्ड डीलर है, तो इसके लिए परचेज प्राइस 150 हो गई। मान लो इसमें इसने 30 रुपए प्रॉफिट जोड़ा, अब ये कितने का बेचना चाहता है? 180 का, और मान लो 20 जीएसटी है, तो इसको कितना हो गया? 200 रुपए का, और इसके लिए परचेज प्राइस 200। तो इसका मतलब अभी तक का जो जीएसटी था वो तो गया ही गया, और ये भी गया। तो अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए क्या हुआ कि जो जीएसटी थी, इसमें वो जीएसटी शामिल है कि नहीं बताओ? और फिर जो जीएसटी ये 20 रुपए लगी होगी, वो जीएसटी के ऊपर फर्दर जीएसटी लग गई कि नहीं लग गई? बताओ, बोलो हाँ या ना। समझ आ रहा है? नहीं आया ओमिशा? बच्चे, अगर ये 20 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा और तुम आगे माल बेचती हो, तुम्हें पता है कि 20 का क्रेडिट नहीं मिल सकता क्योंकि तुम अनरजिस्टर्ड हो, तो तुम सामने वाले को क्या बताओगी? 130 का खरीदा, 150 का खरीदा? पक्का? और फिर बेटा, तुमसे जिसने खरीदा, अब वो रजिस्टर्ड है, वो फिर आगे बेचना चाहता है, तो वो तो बिल काट सकता है। तो अब तक का जितना जीएसटी है, अब इसे क्रेडिट तो मिलेगा ही नहीं ना, शुरू का जो बीच में एक जैसे ही घुसा तो सब क्रेडिट जीरो हो गया, तो नई प्राइस अब कितनी होगी? 150। अब इस 150 में ये वाला 20 भी शामिल है कि नहीं? बोलो, जो क्रेडिट मिलना नहीं है। आप 130 का तो बेच ही नहीं रहे ना, आप तो 150 का बेच रहे हो, और जीएसटी उसमें शामिल है, तो अब जीएसटी फर्दर लगी तो 150 पे लगी ना, और 150 पे लगी तो 20 रुपए इसमें शामिल है, उस पर भी जीएसटी लग गई कि नहीं लग गई? तो इस प्रकार से अल्टीमेट कंज्यूमर बुरी तरीके से मारा गया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अर्थ मन में कुछ आ रहा है? पूछ बेटा। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, कैसा शिफ्टिंग ऑफ बर्डन क्यों रखा? बर्डन, बर्डन ऑन कंज्यूमर ही कर देते मेरे बच्चे। वो ये कहना चाहती है सरकार कि तू अपना टैक्स लेकर अपनी टांग बचाना चाहता है ना, तो दूसरी टांग फंसा दे और तू निकल ले। तो मेरा बर्डन था अभी, वो इसका बर्डन हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका बर्डन किसका? इसका हो गया, इसका बर्डन इसका, और अल्टीमेटली सारा बर्डन किसके ऊपर? तो कहने का मतलब ऑल बर्डन ऑन कंज्यूमर। लेकिन मेरा बर्डन था, जैसे ही मैं सप्लाई कर रहा हूं बर्डन खत्म मेरा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? समझ आ रही है यहां तक बात? अगला पॉइंट लिखो। कौन सा? ए? ई? हाँ ठीक है, बोलो। अब ये कह रही है, सोच के बताना भाई, इसका सवाल का जवाब देखता हूं कौन सही जवाब देगा। सर, एक काम करो, इसे भी अनरजिस्टर्ड मान लो और ये भी अनरजिस्टर्ड, तो इन दोनों के बीच बताओ जीएसटी लगी होगी या नहीं लगी होगी? तो जीएसटी के पैसे बच गए, लेकिन ये वाला जो है इसका क्रेडिट ना मिलने के कारण महंगा हो चुका है। अब वो कह रही है ई भी अनरजिस्टर्ड है, तो अगेन जीएसटी के पैसे बच गए। तो ये चेक कर लेना कि जिससे मैं खरीदने जा रहा हूं अथवा जा रही है, क्रेडिट ना मिलने के कारण कितना बढ़ गया, और फिर बाद में दो जगह जीएसटी लग भी तो नहीं रही ना, यहां लग रही ना यहां लग रही, तो जीएसटी के पैसे बचे कि नहीं बचे? तो हो सकता है सस्ता भी हो सकता है महंगा भी हो। आगे मैं आपको बताऊंगा, चलो अभी बता देता हूँ।
यार नहीं रुक जाओ यार, वो चूंकि ये बीच में पॉइंट है ना, फिर 5 नंबर का सवाल चेंज हो जाएगा। एक कंपोजिशन डीलर भी आता है, आगे आएगा तो बताऊंगा वहां किस तरीके से माल सस्ता होता है, सारी चीजें बता दूंगा आपको। अगला लिखो पॉइंट नंबर 4, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। चलो अब मुझे आप में से बताओ, चिराग तुम बताओगे बेटा, पिछले 2-3 दिनों में कौन सी चीज खरीद के खाई है पैक्ड? वाटर बोतल। कल इसने पानी की बोतल ली बेटा, उसमें जीएसटी कितना था? बिल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 20 रुपए की आपने जीएसटी बोतल ली, क्या आपको आइडिया है इसमें टैक्स के कितने पैसे होंगे? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स है। तो समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभिनव, क्या कहना चाह रहा हूं बताओ? टैक्स अलग से पे करने पर हर किसी को चुभता है, और आप देखिए हर कोई क्या कहता है, देख लो यार टैक्स, ये बोलते हैं। अभी एक गोवर्धन में हम लोगों ने धर्मशाला बनाई है, तो उसके लिए कुछ हमने सीसीटीवी कैमरे वगैरह खरीदे, और मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैंने उसे बोला कि तू बिना बिल के दे दे यार। संजीव सर आप तो नहीं करते हो, आप तो बड़े ऑनेस्ट आदमी हो यार। धर्मशाला जो बनी है गरीबों के लिए बनवाई है यार, और उन्हीं के पैसों से बनेगी। तो यार तुम जब ये कर सकते हो कि बिना टैक्स के माल सस्ता हो सकता है, तो कर दो ना यार, गरीबों के लिए जा रहा है ना। तो मैंने बिना बिल के कैमरे लगवाए सारे सीसीटीवी, जिसके कारण लगभग लगभग 18% जो है बच गया। एक तो ये 18% बहुत लगता है यार, 150 हो गया ऑलमोस्ट। तो आप जब कहीं जाते हो तो ये चीजें चलती हैं, और हर व्यक्ति की इंडिया में टेंडेंसी है कि टैक्स मेरा बच जाए, हर व्यक्ति की है। आगे तो मैं आपको जब चलेगा ना बताऊंगा किस तरीके से लोगों ने बदमाशियां की, कैसे फेक बिल बनते हैं, कैसे क्रेडिट लेते हैं लोग, और कैसे आप लोग भी सीए बनने के बाद करोगे। मतलब मैं ना सिखाऊं तो भी तुम सीख जाओगे, तो मुझे फिर सिखाना ही पड़ता है कि ऐसा करना है, फिर मैं बोलता भी हूं मत करना ये गलत काम, पर मानने वाला कोई नहीं है, सब करोगे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि बेटे, आपने कोई भी पैक्ड चीज खरीदी है, पानी की बोतल खरीदी, फ्रूटी खरीदी, चिप्स खरीदी, आपको नहीं पता इसमें आपने टैक्स के कितने पैसे दिए, पता ही नहीं है आपको। तो कोई डायरेक्ट वो नहीं है। लेकिन अगर यही बिल होता और बिल में लिखा होता तो पता होता कि नहीं होता टैक्स। तो इस तरीके के कंज्यूमेबल आइटम्स से होते हैं जिनका बिल जनरली नहीं कटता। आप बताओ पानी की बोतल जाते हो बिल काट के देता है आपको? नहीं देता। क्यों नहीं देता? अरे भैया ऐसे बिल काटूंगा तो हो गया काम, बिल नहीं कटता। तो कैसे इनके बिल नहीं कटते होंगे? देखो, अगर दुकानदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जिससे आप पान की दुकान या कोई भी दुकानों से बोतल खरीदते हो, जनरली वो रजिस्टर्ड नहीं होते। भाई आप पान की दुकान से बोतल खरीद लेते हो, परचून की दुकान से खरीद लेते हो, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो जानते क्या होता है? अगर वो आइटम 200 रुपए से कम का बेचता है, कितने रुपए से कम का, तो पूरे दिन में वो बार बार बिल नहीं काटेगा। चाहे तो काट सकता है, सरकार ने कहा तू चाहे तो काट सकता है, लेकिन अगर सरकार तुम्हें ये चॉइस दे दे कि तू मत काट बिल यार, रात को एक काम करियो, सारी सेल का टोटल कर लियो और एक साथ एक बिल काट दियो, बताओ आप कौन सा काटना जरूर समझो। तो बस आगे ये भी आएगा कि 200 रुपए से नीचे तक के आइटम है तो उनका बिल काटना जरूरी नहीं, लेकिन रात को अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड है तो एक कंसोलिडेटेड बिल आपको काटना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट लिखें, इन्फ्लेशनरी। क्या होता है इन्फ्लेशनरी? महंगाई, प्राइस का बढ़ना। तो बताओ जीएसटी इन्फ्लेशनरी कैसे हुआ, जरा बताओ सोच के, कैसे हो गया? मतलब जो मैं सुनना चाहता हूँ वो सुनाओ यार, बोल तो तुम सही रहे हो, सुनना जो चाहता हूँ। ऑनलाइन वालों आप बताओ आपके हिसाब से जीएसटी में इन्फ्लेशनरी कैसे? हाँ बता बता, ज्यादा ज्यादा गलती तो बोलेगा, बोल। अरे हिम्मत खोल यार, सनप्रीत बोल बोल।
हम भी हंस लेंगे यार, मजाक बोलना क्या है। अरे नालायक। हाँ चिराग। देखो एक तो सभी ने बताया बहुत अच्छा कि सर महंगाई बढ़ेगी तो बिल बढ़ेगा, लेकिन ऐसे भी तो देखो मैन्युफैक्चरर ने 100 का माल बेचा और मान लो 10% जीएसटी थी, तो 110 का हो गया। अब मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर अपना प्रॉफिट नहीं जुड़ेगा क्या उसमें? जो वो प्रॉफिट जुड़ता है इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन, इसीलिए वैल्यू एडेड टैक्स कहलाता है, इसीलिए कहलाता है। अब देखो पेन मैन्युफैक्चरर से 100 रुपए का था, 10 जीएसटी, लेकिन मैन्युफैक्चरर के पास जब उसके पास गया होलसेलर के पास, तो होलसेलर जब आगे बेचेगा तो अपना प्रॉफिट जुड़ेगा। अब मान लो उसने कहा कि भाई ऐसा है मैं तो 120 में बेचूंगा, तो 100 की चीज अब कितने की होगी? 120। अब 120 पे जीएसटी 10% लगाओ, बोलो। अभी सरकार को 10 रुपए पहले मिले थे, अब मैं बेचूंगा तो 12 मुझे मिलेंगे, 10 काट के 2 और दूंगा सरकार को। तो बताइए जैसे जैसे लोग चेन में आते जाएंगे, अपना अपना प्रॉफिट जोड़ते जाएंगे, तो माल महंगा होता जाएगा नहीं होता जाएगा? और जैसे ही सेल प्राइस बढ़ेगी ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगा बेटा? जीएसटी। बोले एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ? समझ आया? क्रिस समझ आ रहा है बेटा? चलो बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट लिखें, वाइडर टैक्स बेस। वाइडर टैक्स बेस, ये तो कोई भी बता सकता है। हाँ भाई दीपांशु, वाइडर टैक्स बेस कैसे? दीपेश, वाइडर टैक्स बेस किस कारण से? वाइडर का मतलब ज्यादातर कवर किया, तो मैंने आपको बोला था ना हर पैक्ड आइटम पे क्या लग रही है, तो बताओ अपने आप वाइडर हो गया कि नहीं हो गया? कुछ बचा क्या? बोलो आदि, कुछ बचा बेटा? तो वाइडर टैक्स बेस कैसे भाई? इनकम टैक्स में तो क्या है, 2.5 लाख 3 लाख वाले बच गए, 7 लाख तक भी बचे, लेकिन इसमें कोई एक माचिस भी खरीदेगा तो जीएसटी लगेगी। जानते हैं जीएसटी से पहले माचिस पे कैसे लगता था टैक्स? आपको किसी को याद है कि माचिस पहले वो एक चुपक के होती थी, हम उसे तोड़ के फिर खोलते थे, ऐसी देखी आपने किसी ने? यार बड़ी पुरानी बात हो गई। पहले माचिस क्या होता था, माचिस हम खोलते ना जलाने के लिए, तो उसके ऊपर ना एक कागज का सा वो लगा होता था, किसी ने देखा था? हाँ आपने देखा है। डेट वाज एक्साइज टिकट, उस पर एक्साइज लिखा होता था। तो जो माचिस कंपनियां थी वो वहां जाके डिपार्टमेंट से एक्साइज टिकट लाती थी और हर माचिस पे उसे लगाना होता था। फिर माचिस कंपनियों ने बोला कि साहब जो लेना है एक साथ ले लो, ये 10-15 लोग इसमें फालतू में लगाने पड़ते हैं और फिर माचिस की वो करने में टाइम लगता है काफी। तो अब आप देखिए पूरा एक वो आता है 10 माचिस का, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो टिकट लगी हुई है इंडिविजुअली, आप खोलिए और चलाइए चल जाता है। तो कहने का मतलब माचिस नहीं छोड़ी, छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ी, तो क्या छोड़ेंगे? कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। और पॉइंट नंबर 7 लिखें, प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर। प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर, सिन गुड्स। जरा बता ना जीएसटी लगाने से सोशल वेलफेयर कैसे हो रहा है? नहीं सर, चलो एक, सिन गुड्स का मतलब पापी माल। जानते हैं हमारा देश कितना भी डेवलप हो जाए, कितनी भी मानसिकता चेंज हो जाए, पर आज भी अगर हम किसी फीमेल को सिगरेट पीते हुए देखते हैं, किसी फीमेल को दारू पीते हुए देखते हैं, थोड़ा सा अजीब तो लगता है। दिस इज ट्रू, मतलब मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक ओपिनियन है। अब मैं बात ये जानना चाहता हूं कि ये सिगरेट पीने से हासिल क्या होता है?
शर्मा मत, किसी ने भी एक आध बार कभी पफ लिया है? एक आध किसी ने? दोस्तों को देखा है, मैंने पी के देखी है बेटा। सिगरेट से कुछ भी हासिल नहीं होता। चल दारू से होता है, हाँ दारू से हो जाता है, वो भी देखिए पी के, क्योंकि टेस्ट तो आदमी को पता होना चाहिए ना। दारू पी के तो आदमी तरंगों में जाता है ना, अलग ही एक फीलिंग आती है उसकी। पर सिगरेट से तो कुछ भी हासिल नहीं होता, तो लोग सिगरेट क्यों पीते हैं? केवल टशन दिखाने के लिए। सिगरेट पीता हूँ भाई साहब। अच्छा अब एक बताओ, किसी बहुत बड़े आदमी को दारू पीते हुए आपने नाली में लुटते हुए देखा है? क्यों नहीं देखा? दो बातें होती है, एक तो कम पीते हैं और दूसरा क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो कौन नाली में लूट लगाता है? जिसका पौआ बड़े अजीब अजीब नाम, देसी पौए, मसाले वाली थैली वाली, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, वो पीने के बाद भाई साहब इनको आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, दिमाग में दम ही नहीं होता। मेरे भाई की आइसक्रीम की फैक्ट्री है, हाथरस के अंदर टॉप की आइसक्रीम मानी जाती है, तो उनके यहाँ लेबर काम करती रहती है। तो मैं ऐसे ही होली पे गया था, अभी भी जाऊंगा, इस बार भी होली पे हाथरस ही जाऊंगा, क्योंकि बुलाते हैं भाई मेरे कि भाई बिना होली पे हमारे जाना ही पड़ता है मुझे। तो मैं फैक्ट्री में गया, होली से 2 दिन पहले चला गया, तो वो होती नहीं जो जिसमें आइसक्रीम रख के बिकती हैं, तो हमारे यहाँ भी बहुत सारी होंगी। तो एक हॉकर, एक उसने पौआ निकाला और गिलास मंगवाया, दूसरे हॉकर से बोले जब भाभी से गिलास लिया, गिलास ले आया, उसने पूरे का पूरा पौआ उसमें खिलाया और एक घुट में पी गया, और उसके बाद नमक ऐसे करके 2 बार चाट लिया। देसी दारू, विदाउट मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड सोडा, 100% इनसाइड। मैंने उससे कहा, मैंने भाई तूने ये क्या किया है? तो मेरे भाई को चाचा बोलता था, मुझे भी बोलता है कि चाचा अब मैं आराम से पूरे दिन आइसक्रीम बेच पाऊंगा। और मैंने कहा तू कर क्या रहा है ये, तू ये क्या कर रहा है? तेने नीट पी लिया सुबह सुबह 10 बजे। मैं भैया को बोल के आया था, मैंने ये 6 महीने साल भर में चला जाएगा, और वो चला गया। ऐसा आदमी बच नहीं सकता भाई साहब। गुजर गया, चला गया, मतलब चला गया परमानेंट। भाई साहब मैं केरला गया, आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कहाँ होता है? गोवा में। उसके बाद केरला में। केरला में अल्कोहल कंजम्पशन का रेट बहुत हाई है। केरला में एक जगह है अलोपी बीच, अलोपी कुछ बोलते हैं, अलोपंजा कुछ ऐसे बोलते हैं। तो वहां पे बैक वाटर पे ना हाउस बोट चलते हैं, जैसे कश्मीर में हाउस बोट खड़े रहते हैं, वहां चलते हैं। 24 घंटे के लिए आप लेते हो, 20-25 हजार रुपए में एक हाउस बोट आपको मिल जाता है। तो मेरे साथ एक भाई साहब गए, तो जब वो हमें हाउस बोट पे ले जा रहा था बंदा, तो वो ये कह रहा था, बोले भाई आप ड्रिंकल तो नहीं हो? तो भाई साहब बोले हाँ हूं। तो आप रास्ते से ले लेना भाई साहब, क्योंकि हाउस बोट में तो पानी पानी है, वहां कहाँ आपसे मिलेगा। तो हमारे भाई साहब बोले कि संजीव यार मेरे को तो लेनी है, मैं तो बियर पीऊंगा। ठीक है भाई साहब पी लो। अब हमने देखा सुबह 9:30 बजे एक ठेके के बाहर 250 लोगों की लाइन थी। अनबिलीवेबल यार, दिल्ली में मैंने कभी 250 लोग नहीं देखे किसी ठेके के बाहर। मेरे वो भाई साहब बोले कि संजीव यहां से मिलेगी। मैंने, भाई साहब क्या कर रहे हो आप यार, ये 250 लोगों का नंबर 2.5 घंटे में आएगा, हम उतना ही लेट पहुंचेंगे वहां पर, उतना ही आनंद कम आएगा। तो जो हमें लेके जा रहा था वो कहता है भाई साहब यहाँ 60 रुपए की मिलती है, ये 2012 की बात है, कि यहाँ 60 की मिलती है, और सामने एक मचान टाइप बना रखा था बैठ के पीने वाला, बोला वहां 90 की मिलती है। मैंने, भाई साहब अब 90 वाली पे ले चलो आप। मैंने, कितनी लेंगे? 2-4 ही तो लेंगे यार। वहां जाके उन्होंने 10 बियर ली, सीधा सीधा भाई साहब 300 रुपए का फर्क आ गया। कोई बात नहीं। वहां मैंने देखा एक बड़ा, मतलब साउथ इंडियन, थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्स होता है उनका, ऊपर से व्हाइट कलर की लुंगी और कुर्ता। तो आप सोचो कैसा लग रहा होगा वो उस समय। अब वो बंदा क्या है, उसने बोला उस बारटेंडर को, क्या मुझे दे दे व्हाइट कलर की, शायद या तो रम रही होगी या विस्की, जो वोडका जो भी रही होगी। उसने क्या किया, 2 ऐसे गिलास में डाले, वो ऐसे पी, बिल्कुल उसी स्टाइल में, और इसने भी नमक खाया और चल दिया। मैंने उससे पूछा, मैंने भाई ये क्या हो रहा है? तब पता चला कि केरला के लोग, आप देखेंगे जाके तो वहां महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, आदमी दारू पी के तो मतलब किसी और ही दुनिया में होता है। सो कहने का मतलब, आप मुझे बताइए सिन गुड से, अगर एक
देखो एक बात आना मुझे, आज मुकेश अंबानी दारू पीना चाहे, पी सकता है नहीं? दारू की कंपनी बना देगा यार वो, बोलो है कि नहीं? अच्छा अब बात करते हैं, मैं भी पी सकता हूँ, इतने पैसे तो मैं भी कमाता हूँ, लेकिन यार एक मजदूर जिसको दिन भर की दिहाड़ी 400-500 रुपए मिल रही है, वो दारू पी के जाएगा तो जरा बताना घर का माहौल क्या होगा? मारपीट होगी कि नहीं होगी? गलत होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं। देखो एल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा है, लेकिन उस पे एक्साइज और वेट लग रहा है ना। तो सरकार इन पे इतनी हैवी मात्रा में नशीले पदार्थों पे ड्यूटी लगा देती है, टैक्स लगा देती है कि लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए, फिर भी लोग खरीदते हैं। सिगरेट पे क्या लिखा होता है? सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फिर भी बताओ खरीद के लोग पीते हैं कि नहीं पीते? आपको मैं बताता हूँ, सरकार सिगरेट के ऊपर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाती है, और वो जानते हैं उससे जो पैसे आते हैं वो इन कैंसर पीड़ितों के ऊपर ही खर्च किए जाते हैं। यानी स्पेसिफिक लगाई इसलिए गई है। वो नहीं दिखाते दिनेश के मैं सिगरेट पीता था, मैं मर गया, मैंने सिगरेट पी, वो पूरा टीवी पे पहले नहीं आता, कैसा माहौल क्रिएट करते हैं। उसके बावजूद भी लोग सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, कोई किसी की मनाही नहीं है। तो सरकार ने कहा भैया गुटखा तुम खाओगे, अच्छा गुटखा पे तो हम जीएसटी लगाते हैं, लगाओ अभी। और लाइफ में एक और चीज बता रहा हूँ, हर बजट पे आप मेरी एक बात गांठ मान लेना, हर बजट के बाद तंबाकू प्रोडक्ट महंगा ही होगा, सिगरेट देखना महंगी होगी, हमेशा महंगी होगी। सरकार हर बार बढ़ा के लगा देती है इनके ऊपर, और लोग फिर भी खाते पीते हैं। क्लियर? तो सिन गुड्स पर आप टैक्स ज्यादा लगाते हैं, इस प्रकार से सरकार एक तरीके से क्या कर रही है? सोशल वेलफेयर ही कर रही है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? इसका अगला पॉइंट लिखें, रिग्रेसिव इन नेचर। ये फीचर में ही आता है बेटा, और इसका मैं पहले भी लिख चुका हूं, फिर लिख रहा हूं। नो डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच, पुअर एंड रिच। ठीक है? तो ये हमारे फीचर्स थे। ये सवाल सिर्फ तब आएगा जब हमारे इंस्टीट्यूट ने, हम जैसे एग्जामिनर्स को जो पेपर बनाएंगे उनको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि पेपर आपने 3 तरीके की इंस्ट्रक्शन होती है बेटा, टफ बनाना है, मॉडरेट बनाना है, या इजी बनाना है। तो फिर अगर हमसे कहा जाएगा इजी बनाओ, तो हम ये पूछ लेंगे व्हाट डू यू द एडवांटेज ऑफ फीचर्स ऑफ जीएसटी, तो आपने ये 8 पॉइंट लिखने हैं, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे हम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। ये तो सबको ही पता है कैसे वैल्यू एडिशन हो रही है। देखो सर, एक तो प्रॉफिट के रूप में वैल्यू एडिशन हो सकती है, कॉस्ट के रूप में भी हो सकती है कि कॉस्ट बढ़ गई इसलिए वैल्यू एडिशन हो रहा है, जैसे वो भी हो सकता है। और नेचुरल बात है कि अगर हम जैसे बात करें कि फॉर एग्जांपल एक पेन की बात करता हूं दोबारा से, अगर मुझे ये पेन बनाना है तो पहले मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा। ठीक है? अब इसको पेन की शेप देने के लिए बताओ, लेबर, ओवरहेड्स, सब चीजें लगेंगी कि नहीं लगेंगी? बिजली भी लगेगी, लेबर भी लगेगी, और अन्य चीजें भी आ सकती हैं, जरूरत है इसमें, सब जोड़ के। तो बताओ जब चीजें इसमें ऐड होंगी तो उसका पैसा ऐड नहीं होगा क्या? वो हो गया, प्लस इसमें क्या और ऐड होगा? प्रॉफिट। तो जिसने रॉ मटेरियल बेचा था, सोनू, रॉ मटेरियल जिसने बेचा था बेटा, उसने ही तो प्रॉफिट ऐड किया होगा अपना, तभी तो बेचा होगा। और अब जो पेन बना के बेचेगा तो सारी कॉस्ट प्लस अपना प्रॉफिट। तो बस यही तो, क्या वैल्यू एडिशन ही तो ये। तो वैल्यू ऐड होती जाएगी और टैक्स अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा, बल्कि बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? कोई डाउट? चलूं आगे? पक्का? ऑनलाइन वालों क्लियर है बच्चों? ओके बेटा। कॉम्प्रेहेंसिव एंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस
चेन ऑफ टैक्स। ITC is available from manufacturer to the retailers। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कंसेप्ट ऑफ जीएसटी में। मतलब एक चेन बनी, ए ने बी को माल बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, और जितने भी लोग बीच में से बाहर निकलते आ रहे हैं वो अपना टैक्स लेके निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, तो आईटीसी मिल रहा है। बीच में कोई भी अनरजिस्टर्ड आ गया तो क्या हो जाएगा, माल महंगा हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले लोग टैक्स की चोरी करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स की। अभी कोई तरीका है टैक्स चोरी करने का? दिमाग में आ रहा है कुछ के यार जीएसटी की टैक्स की चोरी करनी है यार? दिमाग लगाओ, कैसे हो सकता है? अरे मेरे को छोड़, अपना दिमाग चलाओ भी आप। अपने आप को फाइनल कंज्यूमर नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और फेक बिल्स, और देखो सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि मैन्युफैक्चरर से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक सारे के सारे चोर बन जाएं। आप बताओ, मैन्युफैक्चरिंग से टैक्स लगना शुरू होता है, बिना टैक्स के सारा माल चल रहा है, हो गई टैक्स की चोरी। लेकिन सर ऐसा सब क्यों नहीं करते? सर जब आप वो ये टैक्स की चोरी करके माल इधर से उधर निकाल रहे हो ना, रास्ते में जीएसटी अधिकारी मिल गया। आपको बताता हूं, आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा, ई वे बिल कॉन्सेप्ट। और ई वे बिल का इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट है बेटा, एक सिस्टम होता है RFID, सुना है आपने? जैसे मेट्रो से रोज जाते हो, या तो कार्ड दिखा के एंट्री होती है आपकी, या टोकन दिखा के, तो वो सेंसर से ही तो हो रहा है ना सारा काम। तो ये RFID सिस्टम कहलाता है, ठीक है। ऑफिसर्स के पास ये मशीनें होती हैं, और कई बार कुछ कंपनियों से ये बोला जाता है कि आप अपने ट्रक पर RFID लगा के चलिए। अगर आप चाहते हैं फ्री फ्लो, ज्यादा आपका टाइम ना लगे कहीं पे, तो फ्री फ्लो, तो RFID लगाइए, हमारा कोई भी अधिकारी स्कैन करेगा, सारी चीजें आ जाएंगी, सब कुछ ओके, ले जाओ। फास्टैग कह सकते हो, ओके करके निकल जाएगा आपका माल। जानते हैं एक बार क्या हुआ था? आईटीसी का नाम सुना है बेटा आप लोगों ने? इंडियन तंबाकू कंपनी। जब ये जीएसटी नहीं था, एक्साइज की बात बता रहा हूं आपको, तो होता क्या है कि एक्साइज और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं मैं बता रहा हूं, और आप इनके झांसों में मत आना, अभी बता दूं। ये अपने आई वॉच चौकीदार टाइप अपॉइंट करते हैं। आप जैसे बच्चों को बोलेंगे इनकम टैक्स में जगह निकली है, इनकम टैक्स की जगह नहीं होती, ये बड़े अधिकारियों की जगह होती है, अपनी पर्सनल। अब मैंने मान लो सनप्रीत को, चिराग को हायर कर लिया, दीपांशु को और इसको अर्षित को हायर कर लिया, 4 लोगों को, और मुझे पता चला कि आईटीसी की 4 कंपनियां हैं दिल्ली के अंदर। चारों कंपनियों के बाहर मैंने इन चारों को अपॉइंट कर दिया, और मुझे मालूम है इन बच्चों को भाई अभी 12th किया है, 25-30 हजार रुपए महीने दूंगा, ये तो खुशी खुशी में काम करेंगे। 25-30 हजार बड़ा अच्छा अमाउंट होता है आज की डेट में बच्चों के लिए। ये तैयार हो गए, इनका सिर्फ इतना काम होगा कि जब भी कोई ट्रक निकलेगा बस ये ट्रक का नंबर नोट करेंगे और तुरंत मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, और मैं अपने अधिकारियों को बोलूंगा कि पकड़ो इन्हें, और पकड़ के इनका हिसाब किताब बनाओ सारा। आप देख रहे हो, ये ना तो एक्साइज डिपार्टमेंट की जॉब थी, ना ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जॉब थी। ये जॉब किसकी थी बेटा? पर्सनल कमिश्नर वगैरह की जॉब। आपको बता दो, एक बार आईटीसी ने ऐसे ही आई वॉच एम्प्लॉइज को गोली से मार दिया था। क्योंकि ये लोग क्या करते थे उस जमाने में, 10 ट्रक निकाल रहे हैं, 5 ट्रक तो एक्साइज ड्यूटी पेड होते थे और 5 बिना पेड होते थे। और बिना पेड में उस समय क्या था, इन्होंने डिपार्टमेंट से सेटिंग नहीं कर रखी थी, और जब सेटिंग नहीं कर रखी तो क्या होगा,
डिपार्टमेंट तो चाहेगा ना। आज की डेट में सब कुछ सेटिंग से चलता है, बिंदास, आज भी सब कुछ काम हो रहे हैं। बस फर्क ये है कि हमारे देश में लोग रिश्वत देने के बाद जब काम हो जाता है तो कितनी सुकून फील करते हैं, बोले यार काम हो गया यार, रिश्वत देने के बाद काम हो रहा है, जो काम बिना रिश्वत के होना चाहिए पर नहीं होता। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर बीच में कोई भी एक राजा हरिश्चंद्र आ गया, चोरों के बीच एक आ गया, तो ये चेन पूरी फ्लॉप हो जाएगी आपकी, फिर आप टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। तो टैक्स की चोरी का सबसे सही तरीका क्या है, मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट कंज्यूमर, एक अलग ही मार्केट चल रहा है, जैसे हम बोलते हैं ग्रे मार्केट, नाम सुना है ग्रे मार्केट, ये होता है बिना टैक्स वाला चलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट लिखें, एक पॉइंट और है इसमें, और इसमें अर्थ की बात आ गई पूरी, जो अर्थ कह रहा था मैं लिख देता हूं, टोटल बर्डन ऑफ टैक्स ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। लो जी साहब, सारे का सारा बर्डन किसके ऊपर जाएगा बेटा, अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर जाएगा, चाहे वो अनरजिस्टर्ड की वजह से महंगा हो, चाहे रजिस्टर्ड की वजह से भी हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली सारा बर्डन किसे भोगना है, कंज्यूमर। तो बताइए यहां तक सारा क्लियर है। अब हम आज की क्लास को यहीं रोकेंगे, लेकिन 5 से 10 मिनट अभी हमारे किस में लगेंगे बेटा, जो हमने पढ़ा रिकैप करने में, और आप लोग क्या करेंगे, सबके समरी नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अभी एक दो क्लास और थोड़ा हल्का स्लो चलूंगा, फिर इसके बाद अपने आप ही तुम लोगों को चीजें समझ आएंगी, तो फिर अपने आप हो जाएगा। और मैंने आपको बोला इनकम टैक्स में और जीएसटी में कितना टाइम लगेगा, उतनी टाइम में हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए, कोई बता सकता है आज हमने आते आते शुरू कहां से की थी, कॉपी कोई नहीं देखेगा, शुरुआत कहां से हुई थी, रिवीजन के बाद पॉइंट क्या था आज का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स हट चुके हैं, केवल इनकम टैक्स बचा है डायरेक्ट टैक्स नाम पे, इनडायरेक्ट टैक्स सारे ये सब है, वैट जीएसटी एंटरटेनमेंट, अब ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, कैन नॉट बी शिफ्टेड, और आईडीटी, इधर एक और पॉइंट था बताओ, प्रोग्रेसिव, और उधर रिग्रेसिव, और यहाँ पे एक और पॉइंट था, 3 पॉइंट थे वहां। देखो लॉजिक, हाँ, बॉर्न बाई अल्टीमेट कंज्यूमर, बस ये पॉइंट्स थे आपके टीटीआईडीटी में, केवल इतना पढ़ा है। देखो मैं रट्टाफिकेशन के बहुत खिलाफ हूं, इसलिए मैं हर चीज को लॉजिक पे लेके चल रहा हूँ, लेकिन लास्ट में मैं अपनी बात को थोड़ा कंट्राडिक्ट कर देता हूँ कि लॉजिक से तो समझ लिया, याद भी करना है, तब मार्क्स भर भर के आते हैं आपके, समझ रहे हैं। तो वैसे हम हर चीज को, किसी चीज को रटेंगे नहीं, पहले समझेंगे और फिर रटेंगे, बात क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्या किया था, हाँ वो एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स नाउ सीजीएसटी, स्टेट वाले एसजीएसटी और इंटर स्टेट आईजीएसटी। ठीक है, इसके बाद फीचर्स बताए थे, और फीचर्स 8 पॉइंट थे, पक्का, जरा बताओ क्या क्या थे। वो तो लास्ट वाला था, पहला पॉइंट बताओ, रेवेन्यू, यानी 50% से ज्यादा कलेक्शन हमारा किससे हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी से। नंबर 2 बताओ, इन्फ्लेशनरी, चलो कोई बात नहीं, सीक्वेंस ऊपर नीचे होने दो, इन्फ्लेशनरी। तीसरा बताओ, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। चौथा, टैक्स ऑन कमोडिटीज, वेरी गुड। पांचवा, वाइडर टैक्स बेट और प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर, नो डायरेक्ट पिंच, एक और बचा बस, रिग्रेसिव इन नेचर, बहुत बढ़िया। इसके बाद कॉन्सेप्ट, पहला वैल्यू एडेड, वो तो सामने लिखा हुआ है, दूसरा आईटीसी अवेलेबल, अल्टीमेट कंज्यूमर पर बटन। इसके अलावा कुछ चीजें होती जो हमने की थी डिस्कस, जैसे मैं, यूनियन टेरिटरी, टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है, 3, दिल्ली, पुडुचेरी, जेएंडके। यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए एसजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी नहीं लगेगा। 5 बताओ इधर, दादर, दादर नागर दमन दीव एक ही हो गई, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान, और अदर्स अभी भी लिखा हुआ है, इसका मतलब सरकार के दिमाग में अभी भी हो सकता है कि वो कुछ और यूनियन टेरिटरी बना दे।
ठीक है, चलिए इसके बाद और क्या था, कस्टम्स में था रेड चैनल ग्रीन चैनल। आप ईमानदारी से कुछ लाए हो, ग्रीन चैनल से जाओ, और अगर ड्यूटी देनी है तो रेड चैनल से जाओ। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा हमने एक चीज और करी थी कि कस्टम एक्ट पूरा बचा हुआ है, अभी भी पूरा बचा है। बस एक सीबीडी को कहां ले गए, आईजीएसटी में। सिर्फ सीबीडी कहां गई, आईजीएसटी। और सीबीडी थी क्या, एक्साइज ड्यूटी को काउंटर किया है बस। एक्साइज ड्यूटी नाम क्यों नहीं दिया, एक्साइज देते तो लोग कहते भैया हमने इंडिया में थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग किया जो आप एक्साइज लगा रहे हो, इसलिए उसका नाम बदल के सीबीडी किया। और सीबीडी का नाम अब क्या है, आईजीएसटी। और ये किस पे लगेगी, ध्यान से सुनना। 100 रुपए का माल खरीदा था, 10 रुपए बेसिक कस्टम हुई तो 110, अब 110 पे लगेगी, मान लो 10% है तो 11 रुपए आपका क्या हो गया, सीबीडी हो गया। यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी दोनों जोड़ के लगेगा आपका। और कुछ याद आ रहा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी वो जस्ट नॉलेज के लिए थी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था कि टेरिटोरियल बार्टर, अगर हमारी कोई सप्लाई हो रही है तो वो उस पर जीएसटी लेने का हक सेंट्रल का तो कहीं पे भी हो, स्टेट का कहाँ होगा बेटा, नियरेस्ट जो स्टेट है उस पर होगा। सारा याद हो गया, सब बढ़िया से। सब लोग समरी नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास मंडे ही है, और प्लीज 10:15 बजे तक आया कीजिए, 5 मिनट पहले आओ चलेगा, है ना, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं टाइम भी बढ़ाऊंगा क्लास का, धीरे धीरे तुम्हारा इंटरेस्ट जगना शुरू होना चाहिए। ठीक है, और क्लास को एक को भी छुट्टी नहीं करनी। और किन्हीं कारणों बस अगर फंस गए हो तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ऑनलाइन लाइव ज्वाइन कर लो जैसा भी बच्चों ने ज्वाइन किया है, और अगर मान लो नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लास मुझसे जरूर मांग लें। और आज की भी क्लास किसी को चाहिए तो बिंदास मेरे को मैसेज करना है, सर आज वाली क्लास दे दो, मैं आज वाली क्लास भी भेज दूंगा। मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पढ़ा दिया अब क्लास क्यों भेजूं। आपको जब जो मर्जी क्लास चाहिए मुझसे लो, मेरी तरफ से फुल एक्सेस आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी सब लोग बताएंगे, बढ़िया समझ आई या नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरे को, सही है ना, अगली क्लास को और अच्छे से करेंगे। ठीक है, चल ऑनलाइन वालों क्लियर है बेटा सारा, मेरा नंबर नोट कर लो, 919910205262, ये नंबर है मेरा। ठीक है,